हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरेन्द्र पांडे फ्रॉम गोरखपुर। और पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरोमेटिसिटी, जिसके थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझ रहे थे। अब उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का मिस हो गया था, पीपीटी में था नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन को देखिए। और जिनके पास भी सीट नहीं है, तरीका ये है कि क्वेश्चन आप देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे सोल्यूशन के साथ। ठीक, तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो भी स्पीसीज आपको दिख रहा है, ये सारा स्पीसीज क्या है? ये सारा स्पीसीज कार्बोकटायन है। हाँ, तो अब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो देखो, इन जनरल जो है एक स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोगों के पास होता है, जो कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक, जैसे सबसे पहले अगर स्टेबिलिटी वाइज बात करें तो ये आपके पास ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन हो गया। इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे हम लोगों का आता है डाईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन। और तीसरे नंबर पे फिर ये तो आगे हम लोगों का साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन से रिलेटेड। इसके बाद बारी आती है क्वासी एरोमेटिक वाले कंपाउंड की। इसके बाद ये वाला आपका स्टेबल होगा ट्रोपाइलियम आयन। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है साइक्लोप्रोपीनियम आयन। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अगेन ये आपका डांसिंग रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक, इस तरह से साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। और फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो टर्शियरी कार्बोकटायन आ जाएगा अपने पास। ये याद करना होता है ना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक इन जनरल ऑर्डर है और ऐसे बहुत लोड लेके नहीं याद करना है, थोड़ा थोड़ा करके दो दो चार चार रिलेशन याद करना आपको। अब ये टर्शियरी कार्बोकटायन बहुत थोड़ा सा बहुत लार्ज गैप नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा स्टेबल होता है। किससे? बेंजाइलिक कार्बोकटायन से। वैसे अगर हम लोग बात करें अपने लॉजिक की, केमिस्ट्री में कभी कभी लॉजिक फेल हो जाता है, तो लॉजिक की बात करें तो वो क्या होता है कि एरोमेटिक करेक्ट मतलब ये सॉरी जो आपका रेजोनेंस है वो हाइपर कंजुगेशन पे डोमिनेटिंग होता है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये क्या है? हाइपर कंजुगेशन से। तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसकी स्टेबिलिटी मतलब थोड़ी सी बस ज्यादा होती है, किससे? बेंजाइलिक कार्बोकटायन से। बट लॉजिकली देखेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना। तो ये पॉइंट याद रखना होता है भाई, आप याद करिए ये और ये ज्यादा होता है। अब बस दिमाग में ये रख लो कि जो हमको पता है या जो लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे थे वो सही नहीं है। ठीक, ये बेंजाइलिक कार्बोकटायन हो गया। बेंजाइलिक कार्बोकटायन के बाद एलाइलिक कार्बोकटायन। एलाइलिक कार्बोकटायन के बाद आपके पास आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन हो गया 2 डिग्री का, ये 3 डिग्री हो गया। इसके बाद आपके पास 1 डिग्री कार्बोकटायन होगा CH3 CH2 CH2 प्लस। और इसके बाद अगर थोड़ी सी बात कर लें तो यहां से जो है एक दो और कंपाउंड देख सकते हैं हम लोग। ये CH3 CH2 प्लस हो गया। इसके बाद भी एक छोटी सी लिस्ट बना सकते हैं, जैसे अपने पास आ गया बिनाइलिक कार्बोकटायन हो गया ये। हा? इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे दो चार और डेटा का, तो इसके बाद एराइलिक कार्बोकटायन हो गया। एराइलिक कार्बोकटायन के बाद अगर बात करें हम लोग तो क्या आ जाएगा? अब यहां तक तो स्टेबिलिटी ठीक ठाक थी, मतलब लिख पढ़ सकते हैं। यहां से तो शुरू हो गई कहानी कि ये बहुत अच्छी स्टेबिलिटी वाले नहीं है। ये क्या होंगे? ये हाईली अनस्टेबल होंगे, या ऐसे कह लो कि ये होंगे ही नहीं। ये अगर बनेंगे तो इनको छोड़ दिया जाएगा। ये आप लोगों का ब्रिज हेड कार्बोकटायन हो गया। और ब्रिज हेड कार्बोकटायन क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि वहां पे प्लैनरिटी क्या होती है? सॉरी, प्लैनरिटी आने से इसकी स्टेबिलिटी लूज हो जाती है। और इसके बाद अगर बात करें इन्हीं के परिवार का एक और है, ये आप लोगों का एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। तो ये एक छोटा सा ऑर्डर है, छोटा तो नहीं है, ठीक है, मतलब जो भी है जैसा भी है अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन अगर हाइपर कंजुगेशन के होंगे तो हमसे सॉल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन रेजोनेंस के होंगे एक जैसे तो हमसे सॉल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन एरोमेटिसिटी के होंगे तो हमसे सॉल्व हो जाएंगे। ये अलग अलग फैमिली के क्वेश्चंस होंगे तो हम तो कर लेंगे, लेकिन अगर फैमिलीज को मिक्स कर दिया जाएगा तो उसके लिए आपको ये एक जनरल ऑर्डर है जो कि क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक, मतलब 2 बार 4 बार 6 बार लिख के ट्राई करेंगे तो ये याद हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचने से तो याद नहीं होगा ना, बैठे बैठे सोच रहे हैं अभी तो
आधे से ज्यादा इतना बड़ा कौन याद करेगा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे आपके अगर ये आपको नहीं आइडिया होगा तो सबसे पहले जैसे अभी इसको याद करना है, ऑफलाइन क्लासेस में तो याद करवाया जाता है अच्छे से बोल बोल के। फिलहाल हमने कल भी बताया था पिछले सेशन में कि आप हमारे साथ लगे रहिए, बोलते रहिए, याद होते जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने क्या बोला था, ये आप लोगों का बनाना पड़ेगा ना, जितनी बार आप बनाओगे उतना आपको याद होगा। ये आप लोगों का हो गया ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा, 101% याद हो जाएगा। ये आपके पास आ गया डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। और तीसरे नंबर पे जो आपका आया, ये तीसरे नंबर का जो स्पीसीज आया वो आप लोगों का ट्रोपाइलियम। चौथे नंबर पे आपके पास आ गया साइक्लोप्रोपीनियम। अब एक बार हमने लिखा, दूसरी बार लिखा, याद होगा ही होगा। आप साथ में लिख रहे हैं ना हमारे, हाँ मान के चल रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये हमने बस छोटा सा लिखा अभी, ये और ये 4 याद हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले परिवार की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एक वाला आ गया, ठीक। तो वैसे याद कैसे रहेगा, ये 2 के बीच में 2। पहले हमने ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन बनाया, डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, 2 चीज तो याद हो गया। अब 2 क्वासी एरोमेटिक वाले इंसर्ट कर दो। ये देखो 2 हमारे कौन से एग्जांपल हो गए, क्वासी एरोमेटिक वाले। अच्छा सर ये दोनों क्वासी एरोमेटिक हैं तो इनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ये तो आसान है ना, यही तो फायदा है। इसके कितने आरएस होते हैं, 7 आरएस होते हैं। इसके कितने आरएस होते हैं, 3 आरएस होते हैं। कैसे होते हैं, जब रेजोनेंस होगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, अगेन यहां पे आएगा, यहां पे आएगा और यहां पे, यानी कि 7 पोजीशन पे आएगा। 7 पोजीशन 7 आरएस। तो अब एक बच्चा समझ गया कि सर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 पोजीशन तो कितने आरएस होंगे, 3 आरएस होंगे। एकदम सही समझ रहा है। तो फिलहाल ये 7 आरएस और ये कितना आरएस हो गया, 3 आरएस। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। हाँ सर थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये याद हो जाएगा। तो पहले क्या, 2 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन वाला परिवार, उनके बीच में 2 और आ गया क्वासी एरोमेटिक। अब हमारे पास ये फिर से आ गया, तो सिंपली तीनों को लिखेंगे, ऐसे समझो ना, तीनों को लिखेंगे और तीनों के बीच में 2 के बाद ये इंसर्ट कर देंगे, ठीक। अच्छा सर अब इसके बाद हमारे पास आएगा टर्सरी कार्बोकटायन CH3, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन CH3 C+ CH3 इस तरह से। और इसके बाद कौन आएगा, बेंजाइलिक कार्बोकटायन। ये पोजीशन बेंजाइलिक पोजीशन होता है ना, अब ये पोजीशन बेंजाइलिक होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बेंजाइलिक कार्बोकटायन। नहीं याद है तो अभी याद हो गया ना, बेंजाइलिक पोजीशन था, उस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो बेंजाइलिक कार्बोकटायन। कार्बोकटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बन का कटायन, ठीक है। तो सर फिर से ये लोचा हो गया। सर इसकी बात हमारे थोड़े समझ में कम आ रही है कि तो बेंजाइलिक से ज्यादा कम स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन हमने कहा ना होना चाहिए था। अब ये एक बात दिमाग में आ गई ना, होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है। ये क्लू आपके लिए, इससे याद हो जाएगा, अलर्ट होना है यहाँ पे आके। तो फिर ये बीच में आ गया एक तरह से। अब फिर से किसकी बात होगी, CH3 CH+ CH3, ये 2 डिग्री कार्बोकटायन हो गया। और इसके बाद किसकी बात हो जाएगी, 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में ये आ रहा है। सबसे पहले 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। ये तो याद करना आसान है ना, 3 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री कार्बोकटायन, 1 डिग्री कार्बोकटायन, ये तो याद हो गया। अब इसमें करना क्या है, सॉरी एक चीज यहां पे छूट गया, ये वाला, ये यहां पे छूट गया, एलाइलिक कार्बोकटायन, ठीक। इसके बाद हम लोगों का 2 डिग्री कार्बोकटायन और उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकटायन, है ना। तो अभी क्या, ये याद करना थोड़ा सा आसान है। पहले कैसे चल रहे थे सर, 3 साइक्लोप्रोपाइल, फिर 2 साइक्लोप्रोपाइल, फिर ट्रोपाइलियम, फिर साइक्लोप्रोपीनियम, उसके बाद 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन CPM, उसके बाद बेंजाइलिक आना चाहिए था, लेकिन क्या आ जाता है 3 डिग्री, फिर बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक। अब ये एलाइलिक है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एलाइलिक, फिर ये दोनों। मतलब क्या हुआ, ये तीनों बनने चाहिए थे पहले इस तरह से, बीच में ये दोनों फिर आ गए। हमको कैसे याद करना है, पहले तीनों लिखने हैं किसके, साइक्लोप्रोपाइल वाले के, 2 के बाद 1 इंसर्ट कर देना है, क्या 2 इंसर्ट कर देना है क्वासी एरोमेटिक वाला। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद ये लिख देना है, तीनों ये हो गया ना। इसके बाद ये और ये तीनों लिखेंगे,
फिर इन दोनों को इंसर्ट कर देंगे। टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, हम भी टाइम दे रहे हैं आपको इसीलिए। ये सारे ठीक ठाक स्टेबल हैं, थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो CH2 CH प्लस ये बहुत अच्छा स्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, ये sp2 कार्बन से ब्रेक हुआ है, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अच्छा स्टेबल नहीं होगा। वैसे ये तो sp हो जाएगा, है ना, टूटा sp2 से हुआ sp है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इससे पहले जो है वो छोड़िए ना, एराइलिक, ये हमारे पास एराइलिक कार्बोकटायन हो गया। ठीक, ये सारी चीजें जब आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ोगे, तो SN1 रिएक्शन में आपको पढ़ाया जाता है कि जितना अच्छा कार्बोकटायन बनेगा उस रिएक्शन का रेट उतना ही अच्छा होगा। तो आप जाओगे 12th में, एल्किल हैलाइड एराइल हैलाइड आपका पहला चैप्टर है, उसमें आप ये चीज डिस्कस करोगे तो आप वहां एल्किल हैलाइड पढ़ोगे, लेकिन सारा चीज इसके ऊपर आएगा, सारे क्वेश्चंस यहां से सॉल्व होंगे। फिर आपको इस लेक्चर की याद आएगी, जरूरत ना पड़े, आज आपको याद हो, वहां पे जो है जब पढ़े तो कहें हाँ सारी बातें हमको याद है और मजा आ रहा है पढ़ने में। फिर तो ये हो गया विनाइलिक, ये हो गया एराइलिक। ठीक है, अब ये RC ट्रिपल बॉन्ड C, ये और कम स्टेबल हुआ, मतलब मान के चलो कि हुआ ही नहीं। अब जो भी स्पीसीज हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये हो गया। या इसके बाद ये जब भी आपके पास बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड में ये पूरा आपका साइक्लिक कंपाउंड हो गया, 1 2 बाईसाइकिल हो गए। अब इसमें एटलीस्ट एक कार्बन होना चाहिए इसमें, है ना, फ्यूज्ड रिंग नहीं होना चाहिए। फ्यूज्ड रिंग मतलब इस तरह से, ये नहीं होना चाहिए, इसके ब्रिज में एक कार्बन जरूर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो बोलने जा रहे हैं। तो एक कार्बन होगा, तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये कार्बन और ये कार्बन जो ब्रिज की तरह काम कर रहा है दोनों रिंग के लिए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है या यहां पे जो प्लेनरिटी होती है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, इसी चीज को क्या कहा जाता है? ब्रेट्स रूल बोला जाता है। कि अगर कभी भी शकल याद कर लो ना एक बार, इसकी शकल अच्छे से याद कर लो, और कभी कभी आपको परेशान करने के लिए मतलब इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं अच्छे से, तो क्या होगा, ये जो है ब्रेट्स रूल के अकॉर्डिंग कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पे 8 मेंबर का रिंग होना चाहिए, 8 मेंबर या उससे कम। तो कभी भी जो है यहां पे प्लेनरिटी पॉसिबल नहीं है, मतलब यहां आप कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लगाओगे, यहां आप कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाओगे, प्लेनरिटी बोल रहे हैं, है ना। अब जैसे क्वेश्चन बना दिया किसी ने, भाई पेपर बनाने वाले भी तो मजा ही लेते हैं, ये किसी ने क्वेश्चन बना दिया, अब बच्चे क्या है यार, भोले भाले याद कर लिए टीचर पे भरोसा करके, कभी भी वहां पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, एकदम शानदार टीचर फ्लो में बोला, बच्चा एकदम याद कर लिया उसको। पेपर में आया प्लान और ब्रिज हेड पे दिखा पॉजिटिव चार्ज का, यार सर तो पढ़ाए थे कि ब्रिज हेड पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है, टिक मारेगा, अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई हमने तो बोला था प्लेनरिटी पॉसिबल नहीं है, sp2 पॉसिबल नहीं है, sp पॉसिबल नहीं है, हाँ वो sp3 है, ये sp3 है, ये तो पॉसिबल है। तो बस असाइनमेंट हुआ, टेस्ट पेपर हुआ, आपको इसी तरह से बुरे तरीके से फंसाया जाता है, तो वो तो क्वेश्चन आप कर लोगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये आ गया, शकल से कुछ जाना जाना सा लग रहा है, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, अल्टरनेट पाई, अल्टरनेट पाई, साइक्लिक क्लाउड बन रहा है, साइक्लिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर याद आया, क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसके नाम में ये एंटी है, मतलब ये स्टेबल नहीं होता है। तो ये जो 3 शकल सूरत के कंपाउंड्स हैं, कटायंस हैं आपके पास, ये जब भी आपको दिखेंगे तो सतर्क हो जाना है कि यहां पे ऐसा कार्बोकटायन बनेगा नहीं, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी रिएक्शन में अगर ये बन रहे हैं तो वो प्रोसेस, हाँ सही बोल रहे हो, नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एक पूरी लिस्ट हो गई। 3 से 4 बार 5 बार अगर आप अच्छे से इसको एनालाइज करोगे ये सारे स्ट्रक्चर्स को, तो आपको ढंग से ये सारी बातें याद हो जाएंगी। इस तरह का एक कंपैरिजन था। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट सेक्शन पे, एक और छोटा सा क्वेश्चन, जैसे यहां पे अगर देखा जाए, ये आपके पास ट्रोपाइलियम आयन हो गया, और ये ट्रोपाइलियम आयन खूब सारा स्टेबल होता है
किससे? साइक्लोप्रोपीनियम आयन से, है ना। अकेले अकेले बात हो रही है तो खूब सारा स्टेबल होता है। अब होता क्या है, एक बुक आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप लोग नाम सुना होगा, पीटर साइक्स की। इनकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर यहां पे ये ऐसे बनाते हैं ना हम लोग क्वासी एरोमेटिक को, अगर यहां पे प्रोपाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, C3H7 ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो उनका कहना है कि जो इसकी स्टेबिलिटी होगी वो ट्रोपाइलियम आयन से जो है कितने गुना ज्यादा होगी? 10 to the power 3 टाइम्स। यानी कि ये कंपाउंड जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज इक्वल टू 10 to the power 3 टाइम्स स्टेबिलिटी ऑफ ट्रोपाइलियम आयन। हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ये पीटर साइक्स में प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक। तो अब क्या है भाई, बात तो सही है ना, ये अकेले अकेले आपको मिलना था, अकेले अकेले ट्रोपाइलियम आयन साइक्लोप्रोपीनियम आयन से कहता है यार अकेले अकेले आओ तब हम तुमको देखते हैं। अब ये क्या किया, इतने सारे प्रोपाइल ग्रुप को लेके आया, ये हाइपर कंजुगेशन लगाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और ये बेचारा अकेले, अभी ऐसे थोड़ी ना होता है यार, कंपेयर करना तो अकेले अकेले करो ना, हमको आपसे बात करनी है, कुछ कहना है, कुछ सुनना है, तो अकेले अकेले करेंगे ना, हम 10 को बुला लाए यार, ये सही बात नहीं है। तो ये इतना सारा ग्रुप बुला लाया, इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसमें ये वाला जो पार्ट है, अब प्रोपाइल के पास ही मिथाइल ग्रुप आ गया, थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट इसका कम हुआ है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन इसका बढ़ गया है, तो मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए। तो सिमिलर वे में अगर इसको देखा जाए तो इसकी स्टेबिलिटी भी जो होगी वो हमारे ट्रोपाइलियम आयन से क्या होगी? ज्यादा होगी। और ये है मजेदार बात, ठीक, ये शानदार चीज है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, और रेफरेंस के तौर पे पीटर साइक्स को याद रखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वाले टॉपिक में पूरा दिया, आपको बुक नहीं पढ़नी अभी फिलहाल, आपको जो जरूरत है वो हमने प्रोवाइड करा दिया। तो ये सबसे अच्छी चीज थी, वो जनरल ऑर्डर था, इसने इतना सारा मिथाइल ग्रुप बुला लिया, अपनी ताकत को बढ़ा लिया, तो उससे क्या होगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं? थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने सुन लिया, समझ लिया, अब वो याद हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। आपने सुन लिया, समझा, एक बार कॉपी पे ड्रॉ किया, आपको ठीक ठाक टाइम तक याद रहेगा। रिवाइज करते रहेंगे तो लंबे समय तक याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन सुंदर सा, ये तो सब कुछ हमने ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, ये ऑर्डर आप लोग देखोगे ना, सॉरी, ये ऑर्डर आप लोग देखेंगे, हाँ, ये ऑर्डर आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे अच्छे से। हम आगे आ जाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे ना, इसको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, ये क्वेश्चन देखा जाए तो फिलहाल अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे यहां पे अगर इस स्पीसीज को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 39 है आप लोगों का। ठीक है, ये डेटा हमने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, थोड़ा सा हमने टाइम लिया, शायद हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही ले लिया हो, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे घर पे, 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे, बोलेंगे, समझेंगे तो याद हो जाएगा। और ऊपर से आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे कि हम आसानी से डेटा लिख सकते हैं ना, थोड़ा डाउट रहेगा ना हमेशा लिखते टाइम कि यार यहाँ पे सर बताए थे कि थोड़ा ट्विस्ट होता है फैमिलीज में, अलग अलग फैमिलीज को अलग अलग तरीके से कंपेयर करते हैं। अब आ जाते हैं इस भोली भाली शकल सूरत को देखते हैं। सर 2 तो समझ में आया, ये हमारे पास 7 RSI इक्विवेलेंट, ये हमारे पास 3 RSI इक्विवेलेंट। ऐसा क्वेश्चन हो तो सर ठीक है, अच्छी बात है ना, ऐसा क्वेश्चन हो तो तीसरे की स्टेबिलिटी क्या होगी? तीसरे की स्टेबिलिटी जो होगी वो चौथे वाले से ज्यादा होगी। ये बात तो हमको समझ में आ गया। अच्छा सर, ये क्या वाला है? ये आप देख रहे हैं कभी से बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है क्या है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, कुछ ज्यादा ही मतलब क्रेज है इसका, कुछ ज्यादा ही स्टेबल है, तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना अब इसको भी। चलो ठीक है, इसको भी थोड़ा सा टाइम देते हैं। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। अब देखो होता क्या है,
ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, अब साइक्लोप्रोपाइल की बात करें तो साइक्लोप्रोपाइल में ये जो कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, लेकिन एक्चुअल में ज्योमेट्री इसकी देखें तो 60 डिग्री है। अब यार एक चीज सोचो, हमको ऐसे रहना है ना, ऐसे रहना है या हाथ ऐसे करके रखना है, कोई या हाथ ऐसे रखना है। अब कोई हमको कहता है ऐसे हाथ करके रहना है, ऐसे पड़े रहना है कुछ देर के लिए, ठीक लगा, ऐसे चिल होके खड़े हैं। अब कोई कह रहा नहीं ऐसे ऐसे नहीं होगा, आप क्या करिए ना, ऐसे हाथ करके खड़े हो जाइए बस। अभी तो ठीक है, कोई कहा रख लिए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, ये स्टेबिलिटी हमारी घटेगी ना। जैसे वो आदमी इधर उधर हम धीरे से ऐसे कर लेंगे आराम से, फिर आया तो ऐसे कर लेंगे, पनिशमेंट मिलता है ना ऐसे, तो ऐसे कर लेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है। क्यों क्रिएट हो रहा है? जिसको इतनी जगह चाहिए थी 180 डिग्री था ना ये पूरा, अब ये आप ऐसे ऐसे करके क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर। तो आपको कहीं बाहर से फोर्स करने की जरूरत नहीं कि आप ऐसे हो जाइए, जैसे मौका मिलेगा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेन अपना रिमूव करेगा, रिलैक्स फील करेगा। और शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं सब कुछ किसके लिए हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए। सर ये भी दिख रहा है। अब एक चीज समझो, होता क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पे कुछ इस तरह से स्कारियस बनेगा, और यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ठीक है, हम तो पढ़ लिख के, मतलब सब लोग पढ़ लिख के ऐसे किताबों से देख के समझ के बता दिए, टीचर से पढ़ के। अब एक बच्चा एकदम सीधा साधा शरीफ पहली बार अपनी लाइफ में इस चीज को देख रहा है, वो एकदम भड़क गया। कुछ भी कर देते हैं यार, पाई का तो चलो ठीक था, लूजली हेल्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस पढ़े थे हम लोग बॉन्डिंग में, ये सिग्मा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे कर रहे हैं आप लोग। बात तो उसकी एकदम सही है, मतलब एकदम बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, यार क्या कर रहे हो, कुछ भी तोड़ देते हो जब मन करता है, तो अब सिग्मा तोड़ दे रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या बताया, यहां पे इस बॉन्ड के अंदर स्ट्रेन होता है, ये हम कहां कह रहे हैं तुम तोड़ लो, ऐसे तुमको करके खड़ा कर दें या अभी बेंड कर दें, ऐसे पूरा ऐसे कर दें तुमको, फिर तो ऐसे ऐसे कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, ऐसे पड़े रहो, नहीं पड़ेंगे ना, तुरंत अपने आप आ जाएंगे। ऐसे क्यों आ जाएंगे, कोई कहा नहीं, अपने आप आ जाएंगे मौका मिलते ही। सामने कोई था इसलिए नहीं आए, ठीक है। तो बेटा होता क्या, यूजुअली जो कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी अप्रोक्सीमेटली जो है वो 60 to 65 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और ये जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है साइक्लोप्रोपेन के अंदर का, ये भी लगभग इसी रेंज में आता है। तो जो पाई बॉन्ड हम लोग डीलोकलाइज करते थे बड़ी आसानी से, अगर उसी के इक्विवेलेंट एनर्जी का ये सिग्मा बॉन्ड है तो बुराई क्या है। हाँ सर, अब बात थोड़ी समझ में आई कि ये पाई जैसा ही है, इसको तोड़ने में उतनी एनर्जी लग रही है जितना पाई को तोड़ने में लगती थी, और एक प्रॉफिट भी मिल रहा है, स्ट्रेन भी कम हो जा रहा है, बॉन्ड भी टूट गया, कमजोर वीक बॉन्ड था, अभी आपने देखा ना डेटा, पाई की तरह ये होता है। तो एक तो बॉन्ड वीक था, दूसरा हमको स्ट्रेन से रिलीफ मिला, अब करेंगे ये काम, ठीक। तो अब ये यहां कार्बन ऐसे देख रहा है इसको घूर के पूरा, यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, उसी के साथ बार बार जाते हो, अरे यार नाराज क्यों होते हो। तो ये पहला वाला हो गया। अब ये कहेगा ठीक है भाई तुम्हारा भी सुन लेते हैं, ये भी तोड़ देते हैं इधर से, एक ही साथ नहीं तोड़ना है, दूसरे स्टेप की बात है, ये भी तोड़ने की बात हो रही है, ठीक है, इनको भी तोड़ देते हैं भाई, क्या भला है। तो यहां पे ये आ गया। अब ये क्या है, इसी को थोड़ा सा वर्टिकल वे में ड्रॉ किया जाए तो अच्छा लगता है। ऐसे आ गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और इसी को ऐसे ड्रॉ किया जाए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आया। अब देख रहे हैं ना, एक पैर पे डांस कर रहा है, एक बार दूसरी बार में स्टेप बदला, दूसरे पैर से डांस कर रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, एक दूसरे के साथ ये डांसिंग कंडीशन में है। तो ये डांसिंग रेजोनेंस की कैटेगरी में आता है, और स्ट्रेन से रिलीफ पाने की वजह से खूब स्टेबल होता है। अभी आपने बताया ना, ऐसे बना दिया जाए आपको, और फिर आप जब खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, आराम मिलता है। सेम आप कंपाउंड को इमेजिन करिए, ठीक है ना, बेचारा ये ऐसे था, ये ऐसे था 109 डिग्री पे, ठीक, अब पकड़ दिया इसको वैसे करके, इसको स्ट्रेन में आ गया और जैसे टूटा, हाँ थोड़ा सा चिल लग रहा है इसको। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको, बाकी आरएस इसका इस तरह से बना सकते हो। अगर ये वाला स्ट्रक्चर है, ये यहां आ गया, जब ये टूटा तो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और सबसे बड़ी बात ये जो पॉजिटिव चार्ज था हमारा, वो क्या हुआ, पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज हो गया। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, चाहे वो रेडिकल हो,
अगर ये कभी भी सिस्टम के अंदर डीलोकलाइज होते हैं तो इन तीनों की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। सही कह रहे हो, तीनों की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अब ऐसे ही इमेजिन करो, हमारे पास जो है एक कोई सबस्टांस है एकदम हॉट, हॉट मतलब बहुत सारा नहीं, ठीक ठाक टेम्परेचर है उसके पास। अब आपको एक बॉल ले लो ना, गर्म बॉल है, उसको आपको किसी ने आपके हाथ में लाके रख दिया, ऐसे ऐसे लाके रख दिया, हाथ पे तो जलेगा। अब सामने हमारा दोस्त है एक्स, बगल में वाई है, हम क्या करेंगे तुरंत? अगर मौका है तो, वो दोस्त है, भाई सुनो, हाँ जैसे कि सुनो, हाथ निकालो, हाँ निकालेगा, फेंक देंगे उसके पास। अब वो पकड़ेगा उसको, अब हमको तो रिलैक्स मिला ना, वो कुछ मिनट के लिए पकड़ा, हम वो अपने दोस्त को पकड़ा दिया। फिर ये इस तरह से बॉल डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब रिलीफ मिल रहा है, जैसे जैसे ये बॉल जा रहा है वैसे वैसे रिलीफ मिल रहा है। तो कभी पॉजिटिव चार्ज यहां, कभी पॉजिटिव चार्ज यहां, कभी पॉजिटिव चार्ज यहां। तो इसके डिस्पर्ज होने से पहले इस एटम पे था और ये पूरे सिस्टम पे डिस्पर्ज हो गया, तो डिस्पर्जन होगा चार्ज का, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। सही कह रहे हो, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? यहां पे बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो? ठीक। तो इसी वजह से इसका बहुत ज्यादा क्रेज है। जब ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन आपको दिख जाए तो खूब 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 स्टेबिलिटी क्या करता है? बढ़ाता है। बोलना होता है ना, अगर भाई आप मोबाइल में क्लास कर रहे हो तो फिर आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि मूवी की तरह देख रहे हो, एकदम चिल होके। आराम से बैठना है, साथ में पढ़ना है, साथ में बोलना है, तो आपको मजा आएगा, क्लास वाली फील आएगी। हाँ, घर में क्लास वाली फील। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब ये जहां जहां इसी वजह से आता है, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी टर्शियरी से भी ज्यादा हो जाती है, और किससे ज्यादा हो जाती है? बेंजाइलिक से भी ज्यादा हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि खूब अच्छी स्टेबिलिटी मिले। डांस तो यार आदमी डांस करेगा तो स्टेबल रहेगा ही ना, खुशी में डांस कर रहा है। चलो, खुश है इतना, मतलब देखो कितना खुश है डांस कर रहा है। तो बहरहाल अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं, असली मुद्दे पे। तो हमको लगता है ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा था, लेकिन अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। अदरवाइज हिट एंड ट्रायल तो उसमें कौन सा एफर्ट लगाना होता है। बहरहाल, तो ये तीसरा और चौथा हम लोगों का सॉल्व हो गया। इस दोनों में आ जाओ। सर ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है CH3 के मुकाबले। हाँ, अब ये भाई पॉजिटिव यहां भी रहेगा, एक बार पॉजिटिव यहां भी आएगा, एक बार पॉजिटिव यहां भी आएगा, यहां आएगा इसके साथ, यहां आएगा इसके साथ, यहां आएगा इसके साथ, खूब स्टेबलाइज होगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? पहला। इसके बाद इसमें और इसमें कंपेयर करो। क्या कहा था हमने? अकेले अकेले आओगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। अब यार 9 अल्फा हाइड्रोजन लेके आओगे, 9 दोस्त अपने साथ लाओगे अकेले से भिड़ने के लिए, तो मुसीबत तो होगी ना। ताकत ज्यादा है, ठीक है, 2 से भिड़ सकते हैं, 3 से भिड़ सकते हैं, 5 से, 9 लोग को लेके आए हो, तो कहेगा ऐसे होता नहीं है। ये बोलेगा ऐसे होता नहीं है ना, ऐसे कंपैरिजन होता नहीं है, गलत बात है, चीटिंग कर रहे हैं आप। जो भी कर रहे हैं, क्वेश्चन तो है ना। तो पहला, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर चौथा। तो आंसर की एडिट कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, ये होगा शायद ऑप्शन में सेकेंड, फर्स्ट, जो भी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, समझ में आ गया? कोई डाउट वाली बात? तो ये एक क्वेश्चन था, सिर्फ एक क्वेश्चन, लेकिन ये अकेले का क्वेश्चन एरोमेटिसिटी, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन यानी कि डांसिंग रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी के अंदर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, फिर इसके बाद ये हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट, हाइपर कंजुगेशन के साथ इनका कॉन्सेप्ट, फिर इनके सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, मतलब 6-7 कॉन्सेप्ट एक साथ इस क्वेश्चन में आए हुए हैं। और इतनी सारी बातें अगर आपको नहीं पता होगी तो आंसर बोलना तो बहुत आसान है। ये ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, बट सॉल्व करना, समझना बहुत टफ टास्क है। आप इसको एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। पेपर में मुलाकात हो गई तो आपके लिए तो आसान होगा, क्योंकि पेपर में थोड़ी ना एक्सप्लेन करना, वहां तो यार आंसर से मतलब है, वो कैसे भी आ जाए। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। ये आपको समझ में आ गया होगा, डांसिंग रेजोनेंस का कंसेप्ट, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें। और ठीक है, अब स्वागत करते हैं हम लोग किसका? हाइपर कंजुगेशन का। तो ये हाइपर कंजुगेशन क्या बला है भाई? ये सिंपल सी बात है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब तक तो पाई का डीलोकलाइजेशन पढ़ा था हमने, अब सिग्मा का पढ़ेंगे। हमने बताया भी था सबसे अच्छा डीलोकलाइजेशन किसका? नेगेटिव विथ लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद
कम में बता रहे हैं, सबसे ज्यादा पहला वाला था। उसके बाद पाई बॉन्ड, और सबसे कम डिलोकलाइजेशन किसका होगा? सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा। किसका? सिग्मा बॉन्ड का। केमिकल बॉन्डिंग आपने अगर पढ़ा होगा तो B2S6 में जो ब्रिज बॉन्ड बनता है हम लोगों का, वो क्या होता है? उसी तरह से बनता है, ठीक है ना। BH जो है ब्रिज पोजीशन पे आता है। समझ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी तो हम है ना। तो हाइपर कंजुगेशन बेसिकली क्या है, बहुत डिटेल में तो जाने का कोई मतलब है नहीं। बेसिकली आपके पास हाइपर कंजुगेशन के लिए कुछ चेहरे हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक। चेहरा नंबर 1 कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के साथ कार्बन और उससे लगा हुआ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। फेमस तो हाइड्रोजन है। ये शकल आपको याद होनी चाहिए, बाकी से आप टेंशन मत लीजिएगा, परेशान हो जाते हैं। और ये जो कार्बन है sp3 होना चाहिए, क्योंकि sp2 होगा परसेंटेजेस ज्यादा होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड आसानी से नहीं ब्रेक होगा। एक तो आप सिग्मा तोड़ रहे हो, एक तो सिग्मा तोड़ रहे हो, ऊपर से sp2 भी तोड़ना चाहते हो, तो वो होता नहीं है। ये sp3 में हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है। इस तरह से ये लगा हुआ है। बाकी सब एक दूसरे के साथ क्या है ना, ऐसे, मतलब कुछ ऐसे समझा जाए। ये अगर अपने पास इस तरह से ये आया, एक ये वहां वाला है, एक ये वहां वाला है। अब एक बॉन्ड तो प्लेन में आएगा ना sp3 में। हमने क्या कहा था? 2 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं। कहा तो हमने था ना, आपने सुना था कि नहीं वो तो आपके ऊपर है। ये एक तरह से हम लोगों का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। कहां बता रहे हो सर? इसी कार्बन का तो बता रहे हैं भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 2 बॉन्ड, इनको पकड़ लो, ये हमारा, या किसी को पकड़ लो। ये हमारा अगर प्लेन हो जाए, इसको ऐसे कट कर दें, ये प्लेन हो जाए। हाथ थोड़ी ना प्लेन है, प्लेन जैसा कुछ चाहिए, जैसे आपके पास सीट है, ये आपके पास प्लेन हो गया, इसने ढक लिया इसको। हाँ, यही सीट है जो सॉल्व करते हैं आप लोग। तो ये जो है आपने इसको ऐसे ढक लिया। अब एक बॉन्ड आपको आगे की तरफ दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड पीछे की तरफ, तो इसी को कहते हैं बॉन्ड्स टुवर्ड द ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, यही है ना, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो 2 बॉन्ड तो है ना। तो सर एक बात बताइए, ये तो आएगा हाइपर कंजुगेशन में, लेकिन सर अगर यहां भी हाइड्रोजन हो, यहां भी हाइड्रोजन, तो आउट ऑफ प्लेन, वो तो नहीं होगा। अरे यार, सिंगल बॉन्ड है ना। तो कुछ पेन बचा नहीं हमारे पास, 1 मिनट। ये ऐसे अगर हमारे पास सिस्टम है, तो ये तो है सिंगल बॉन्ड ना, ये जैसे सिंगल बॉन्ड है, तो ये रोटेट तो होंगे ना। सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होंगे? रोटेट होंगे। ये जैसे लगा हुआ है इसके साथ, तो ये रोटेट होगा। तो जो बॉन्ड पहले प्लेन में था, अब प्लेन के ऊपर आएगा, ये प्लेन में आएगा, फर्दर ये जाएगा तो ये प्लेन में आएगा। मतलब एक बार ये प्लेन में आएगा, एक बार ये प्लेन में आएगा, एक बार ये प्लेन में आएगा। याद तो है यार आप लोगों को, क्यों मजा लेते हो, है ना। क्या होता है? फ्री रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द पाई बॉन्ड। याद है आपको अच्छे से? देखो, ये अगर हमारे पास ऐसे कंडीशन है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हाथ अलग है, ये अगर सिग्मा बॉन्ड है तो ये आसानी से क्या कर सकता है? पूरा रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। तो कभी ये इसके सामने होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। आइसोमेरिज्म में इसी को क्या कहते हैं? बोल तो रहे हो सही? हाँ, सुन पा रहे हैं। कन्फर्मर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्फर्मर्स। ठीक है। तो ये ग्रुप्स पास पास हैं तो कम स्टेबल होगा, दूर दूर हैं तो ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ये घूमेगा तो ना। अब सपोज करो ये पाई बॉन्ड आ गया, ये पाई बॉन्ड आ गया, अब इसको कोई घुमाने चला, तोड़ोगे उंगली हमारी, यही मिला है, पढ़ा रहे इतने अच्छे से, तो ये तो तोड़ोगे नहीं ना। ये तोड़ने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ऐसे हम तोड़ देंगे, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हाथ पकड़ना पड़ेगा, तो ये टूटेगा फिर इस तरह से। तो इसीलिए पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता है। तो कार्बन के साथ जो तीनों अगर हाइड्रोजन हैं तो वो एक एक करके प्लेन में आएंगे और इसके साथ ओवरलैप करेंगे। ये यहां पे पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल इसके साथ क्या होगा? रेजोनेंस में, मतलब एक तरह से कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बहुत 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 अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। पाई टूट जाता था ना आसानी से, ये आसानी से नहीं टूटता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छी बात है। अब इसके बाद देखो, एक शकल सूरत तो हमको ये याद हो गई, दूसरी शकल सूरत
ये अपने पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये अपने पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब भैया एक चीज है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ क्या सर, बात यह है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब बनता है, आप लोग जब एमओटी की बात करते हैं तो एमओटी में आपको एक लाइन याद होगी, और जिसको नहीं याद है वो याद कर लेगा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यानी कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? हाँ, 2 ही बनेंगे। तो अगर मान लो अपने पास ये p ऑर्बिटल था अपने पास कार्बन का, ये भी p ऑर्बिटल था, और ये दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, एक बार सेम फेज में कंबाइन हो रहे हैं और एक बार अपोजिट फेज में, सेम फेज में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये प्लस और प्लस मिलेगा और पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पहुंचा लेगा? ऊपर। माइनस और माइनस आएगा, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आ जाएगा? नीचे। चार्ज नहीं है भैया, वेव का फेज है। सेम फेज में मिला तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरह से डिस्पर्ज हो गई, इनकी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरह से डिस्पर्ज हो गई, ये आ गए यहां पे। तो ये बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम फेज में क्या बनता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा सर, अभी तो आप कुछ बता रहे थे, पता ही नहीं क्या, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हाँ, बता तो रहे थे, सही कह रहे हो। तो यहां पे क्या होगा, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये सेम फेज में जब कंबाइन हो रहे हैं तो हमने देख लिया। अब सर अगर अपोजिट फेज में कंबाइन होंगे तो क्या होंगे? कुछ नहीं होता है, ये यहां से टिल्ट हो जाएगा इधर की तरफ और ये टिल्ट, मतलब ये दोनों ऐसे कर दो ना यार, कुछ नहीं करना है, डरते हो बस। ये इधर टिल्ट हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस, ये माइनस और प्लस, अपोजिट फेज में आ गए, माइनस साइन के साथ था ना। तो ये जो पार्ट है हम लोगों का, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो हिस्सा है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। नहीं पता था? अच्छा, पता था, ठीक है। तो यहां पे जो है ये वाली बात समझ में आ गई। तो सर क्या होता है ना, हम लोग डबल बॉन्ड बना देते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखा देते हैं, यार एंटी को साथ में कौन दिखाएगा। लेकिन आज जरूरत पड़ी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो उसको दिखाना कह रहा है एक बच्चा, पड़ेगा सर, ठीक है। तो ये समझ सकते हो, साथ में लिख भी सकते हो थोड़ा बहुत। अब आते हैं इसके पास। अब यार भूल जाता है ना, बॉन्डिंग में पड़ा हुआ है, यहां भूल जाएगा, तो थोड़ा सा बस सपोर्ट करना होता है। एक हिस्सा हमको मिला, दूसरा सर कह रहे थे कार्बन वाला बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से पड़े रहते हैं। तो यहां पे क्या था? सिग्मा था, सिग्मा क्या? फील्ड था। और यहां पे क्या था? पी था। अरे पी ऑर्बिटल ही तो है, हर चीज याद करोगे। ये पी था, क्या दिख रहा है? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है सर, तो ये क्या है? वैकेंट है। तो जो यहां पे ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा पी ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा क्या था? फील्ड था, और पी क्या था? वैकेंट था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप तो बता दोगे यार, ठीक है। यहां आ जाओ, ये अपने पास पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। डिफरेंशिएट करने के लिए हाँ स्टार साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये इस तरह से यहां पे फिर से वही घटना घटेगी, ये यहां आएगा, ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में नहीं जाओगे, हो है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग वाला खाली है, वो उसके पास चला जाएगा। अब यहां डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत? ठीक। तो यहां पे क्या होगा? सिग्मा क्या है? हाँ आवाज आ रही है, ठीक है, फील्ड। और यहां पे क्या है? पाई स्टार वैकेंट। आती है आवाज यार, बैठे हो सब लोग वहीं कैमरे पे बैठे हो सब लोग, ठीक है, सबकी आवाज आती है, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों के पास। तो ये शकल सूरत दिखनी चाहिए सर, मतलब कुछ ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जा रहा है। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। इसके बाद जब भी पाई की बात होगी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो सेम सिचुएशन होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ही केस। ये शकल आप लोगों को दिख जाए, ये हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होना चाहिए? अरे बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? हाँ sp3 होना चाहिए। ये शकल सूरत आपको दिख जाए, इस चीज को बॉक्स बनाना है, इस चीज को बॉक्स में बनाना है, इसको तो यार बॉक्स में बना के रखे ना हम लोग। 3 हो गया, ठीक है। अब इसी की तरह रेडिकल आपको अगर दिख जाए, रेडिकल के साथ कार्बन हाइड्रोजन दिख जाए, तो सेम सिचुएशन यहां भी होगा। और एक चीज अगर देखा जाए तो फिनाइल ग्रुप अपने पास, बेंजाइल ग्रुप जो भी है,
अब यहां पे अगर देखा जाए ये सेम सिचुएशन है ना, यहां भी पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको और यहां पे कार्बन हाइड्रोजन दिख गया तो ठीक, नहीं दिखा तो और ठीक, फुर्सत मिल जाएगी। तो यहां पे जो है ये हो गया फिर से sp3। अगर ये पांचों शकल सूरत आप लोगों को कहीं दिखती है, उसके बगल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे, वहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा। जितना ज्यादा कार्बन, ये जो कार्बन है ना ये अल्फा कार्बन है, किसी भी ग्रुप के जस्ट बगल का कार्बन क्या होगा, अल्फा, और अल्फा कार्बन से जो लगा हुआ हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन ही क्या करता है, हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा होगा, और हाइपर कंजुगेशन जितना ज्यादा होगा चार्ज डिस्पर्ज उतना ज्यादा होगा, और चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बोल रहे हो ना साथ में, हाँ ठीक है। तो ये सब लोग की आवाज एक साथ आ रही है ना, इसी समझ में नहीं आ रहा है। ये 5 कंडीशन हो गए, थोड़ा क्लियर लिखा जाए। चलो क्लियर लिखते हैं एकदम। अब अपने पास ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इसके साथ हाइड्रोजन होगा, ड्यूटेरियम होगा, ट्राइटियम होगा। तो समझने वाली बात क्या है सर, कुछ तो है, ये बनाएंगे डब्बा और उसके बगल के कार्बन को पकड़ेंगे जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। भावुक हो जाते हैं हम लोग बहुत जल्दी। दूसरा अपने पास क्या बताए थे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहां पे कार्बन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम। लिखवाओ, बस हमसे लिखवाओ, खुद बनाना मत, ये बनाना होता है साथ में, है ना, बनाओ। क्योंकि बेटा एक बात आपको पता होगी, जो मसल मेमोरी होती है हमारी वो ब्रेन मेमोरी के मुकाबले बहुत ज्यादा इफिशियंट होती है। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, कार बाइक कुछ भी, है ना, अब उसके लिए आप 10 साल हो गए तो ऐसे कहते हो क्या यार टेक्निक भूल गए कैसे ड्राइव करते थे। हाँ, लिखना सीखे हो आप लोग मसल मेमोरी से, ब्रेन से ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ये बनता है, ऐसे भी बनता है, ऐसे तो सीखे नहीं हो। बचपन में इतना दिमाग होता तो सीख ही नहीं पाते फिर, है ना। तो वहां छोटे थे, कुछ समझ में नहीं आता था, तो मसल मेमोरी ट्रेन कराई जाती थी, तो आपको पता है ये ऐसे बनता है। अब अगर गजनी वाली स्थिति ना हो आपकी, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, तो हमको नहीं लगता किसी बच्चे को ये भूल जाएगा, यार भूल गया ए कैसे बनता है। क्यों याद है, वो मसल मेमोरी की वजह से याद है, लिखते हैं ना साथ में। तो अगर आप ब्रेन मेमोरी पे भरोसा करोगे तो बुरा फंसोगे, क्योंकि वो अपनी अलग साइकोलॉजी है कि यार ब्रेन मेमोरी अगर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी तो आप फंस जाएंगे। जो अच्छी चीजें होंगी वो तो ठीक है, और जो आपके साथ बुरा हुआ होगा वो बार बार अगर वापस आएगा तो आपको परेशान करेगा। ठीक, इसीलिए ब्रेन मेमोरी के साथ नहीं चलना, किसके साथ चलना है, मसल मेमोरी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ सर लिख रहे हैं, अरे तुम लोग समझ गए, लिख रहे हो, समझ गए समझ गए। अब यहाँ पे ऐसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, इसको डब्बे में बंद करना है, यहां पे ये कार्बन पकड़ना है, कार्बन कार्बिडाइजेशन sp3 रखना है 3 सर। अब ये रेडिकल के पास आ जाओ भाई, है इसी का, तो ये रेडिकल हो गया हम लोगों का, यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, ये sp3 होना चाहिए, 4 हो गए सर। और ये आ जाओ फिनाइल वाले के पास, है ना। माइकल फैराडे साहब ये जो डिस्कवरी किए थे, फैनी वर्ड यूज किए थे इसके लिए, बेंजीन के लिए, तो वहां से फिनाइल वर्ड आता है ऐसे। फिलहाल उसको कभी और देखेंगे। ये हमारे पास आ गया यार, इसको भी डब्बे में रखना पड़ेगा ना, बुरा मान जाएगा ये आप तो पार्शियलिटी करते हैं, हाँ ठीक है। तो यहां पे ये आ गया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ऐसी 5 सुंदर सुंदर शक्लें आपको दिखाई देंगी किसी क्वेश्चन में, तो वहां पे आपके पास क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन। जितनी ज्यादा ऐसी शक्लें इसके पास में होंगी, हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की बात हो, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल की बात हो, बेंजीन के अंदर कार्बन जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की बात हो, ये सारे प्रॉब्लम्स किसके थ्रू सॉल्व होंगे, सही बोल रहे हो, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू सॉल्व होंगे। समझ में आ गया। तो फिर से डेली की तरह हम लोगों ने एक बेस बना लिया, और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते, ये नहीं सीधे कूद पड़े क्वेश्चन पे। हमने बेस बना लिया, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन कितने बनते हैं हम लोगों के। ठीक, हर बार जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं टॉपिक वाइज वाले, तो सिमिलर वे में प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग मिसलेनियस करेंगे, तो सारी बातें एक साथ रिकॉल करेंगे। जितना ज्यादा रिकॉल करोगे याद उतना ज्यादा होगा। रिकॉल मतलब वो कहीं दूर बैठा हुआ हाइपर कंजुगेशन, उसको हम क्या करेंगे, बुलाएंगे। अभी इसको बुलाएंगे। ठीक, तो अच्छी बात।
अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मैनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। ओरिजिनल स्ट्रक्चर को छोड़ दें तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या होंगे, हमारे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। एक टूटा तो एक बनेगा, दो टूटा तो दो बनेगा, तीन टूटा तो तीन बनेगा। अच्छा सर, अब तो आप पढ़ाए थे, ये जो कार्बोकैटायन है इसको क्या करना है? यार तुम लोग बोलते नहीं हो, बदमाश हो गए हो, घर पे बैठे हो तो बॉक्स में बंद करना। हाँ ठीक है, बॉक्स में बंद करना है। अच्छा तुमको थोड़ा सा अच्छा कम लगता है ऐसे, तो अपने हाथ से बनाओ ना। फिर अच्छा नहीं लगता है दूसरे हाथ का, तो फिर अपने हाथ से बनाओ। कौन मना कर रहा है तुमको? यहां पे सी टी टी टी। अब सर बताए थे इस पार्ट को क्या करना है, डब्बे में बंद करना है। उसके बगल का कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बगल का कार्बन अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम। तो 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 हो गए। तो बताओ स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? अच्छा 6 बनेंगे। ठीक है, बच्चा एक क्वेश्चन कर रहा है कि सर कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन ट्राइटियम, इन तीनों में हाइपर कंजुगेशन किसका अच्छा होगा? तो एक बात बताओ बेटा, हाइपर कंजुगेशन में हमने कॉमन चीज क्या देखा था? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन ब्रेक होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। थोड़ा सा आइडिया लगाना होता है हर बात के लिए, थोड़ा सा आइडिया लगाना होता है, की कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि हाइपर कंजुगेशन में एक्चुअल में होता क्या है। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम, कार्बन ट्राइटियम बॉन्ड ब्रेक होता है। अब आपको अच्छे से पता है कि ये इसका सबसे लाइटर आइसोटॉप हो गया, ये थोड़ा हैवियर हुआ, और ये सबसे ज्यादा हैवी हो गया रेडियो एक्टिव नेचर का, लेकिन ठीक है इस तरह से। तो अगर लाइटर है तो उसका ऑसिलेशन क्या होगा? ज्यादा, यानी कि अपने प्लेन में इसका मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। मूवमेंट ज्यादा होगा तो इस कार्बन के साथ ओवरलैपिंग क्या होगी? बहुत अच्छी नहीं होगी। ये कार्बन हैवी है, मूवमेंट बहुत कम होगा। मूवमेंट बहुत कम होगा तो फिर, अरे भाई ये कार्बन अपने पास है, ये ड्यूटेरियम ट्राइटियम अपने पास है, ये हिल ही नहीं रहा है, तो इसके साथ ओवरलैपिंग क्या होगी? अच्छी होगी। और ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। भाई तुम हमारे साथ लगातार बने हुए हो, 1 मिनट के लिए इधर उधर नहीं देख रहे हो, मैसेज जो आ रहा है वो सब नोटिफिकेशन ऑफ है, तो तुम्हारी पढ़ने की टेंडेंसी, पढ़ने का एक्सटेंट ज्यादा होगा ना। अब तुम यार देख रहे हो वीडियो की तरफ, ध्यान कहीं और है, तो ऑसिलेशन हो रहा है ना तुम्हारे दिमाग का, फिर तो वहां पे बहुत अच्छा एक्सटेंट नहीं मिलेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपके साथ तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइटियम। अब यहां पे बॉन्ड क्या होगा? हाँ स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। और यहां पे बॉन्ड कैसा बनेगा? वीक बॉन्ड बनेगा। और वीक बॉन्ड बनेगा तो आसानी से ब्रेक होगा। आसानी से ब्रेक होगा तो अच्छा हाइपर कंजुगेशन होगा। तो ऑर्डर क्या होगा? CH-CD-CT। हमको लग रहा है याद हो गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। मतलब इतना सारा सोच के अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो असली मतलब निकलता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। असली मतलब ये कि हाँ हमने खूब अच्छे से सॉल्व किया, खूब अच्छे से एनालाइज किया है। और अगर चैनलाइज कर रहे हैं उसको, बदलते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। फिर वही कहोगे क्वेश्चन करते हैं फाइनल पेपर में, अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा होगा। नेक्स्ट खूब सारा हमने पढ़ा इसके बारे में। ये देखो प्यारा सा क्वेश्चन, द हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन एंड 2-ब्यूटीन। दिस इज योर टर्शियरी ब्यूटाइल। सुंदर सुंदर सी शकल इसकी है, इसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल। बोलते रहना चाहिए, जितना बोलेंगे उतना आपको याद होगा, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। तो ये आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल। हाँ भाई हाँ, दिक्कत होती है बच्चों को, सारे बच्चों का कंसेप्ट इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता, वो टर्शियरी ब्यूटाइल में ही कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं टर्शियरी ब्यूटाइल क्या है। और कह रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन, तो यही है वो ग्रुप एटम जहां पे हमको पॉजिटिव चार्ज रख देना है। अच्छी बात। तो यहां पे क्या है? कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन में कौन सा? सिग्मा। सिग्मा कौन सा? सॉरी, ठीक कह रहे हो बेटा, हाँ समझ गए, गलत लिखे हैं। ठीक, तो यहां पे सिग्मा कौन सा? फील्ड होगा। और साथ में इसके क्या है? पी, वो क्या होगा? वैकेंट होगा। वैकेंट या अच्छा सिनोनिम्स होता है उसका, इम्पटी।
ठीक है सर, अभी तो पढ़ाएं आप, हाँ रिकॉल कर रहे, उसको बुला रहे हैं कि भाई तुमको हम पढ़े थे, अब तुम आओ। यहां पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, सिग्मा क्या है, फील्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नहीं कुछ तुम मत बोलो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पाई स्टार, पाई स्टार माने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई, और ये क्या है, ये इम्पटी है। देखो यार, अब ऑप्शन हमारा ऑप्शन से नहीं मिलाना यार, पहली गलती, जितना मजे से ऑप्शन पढ़ते हो उतने अच्छे से कंफ्यूज होते हो। पहले तुम क्वेश्चन देखो खूब अच्छे से, फिर तुम सोचो क्या इस टॉपिक से हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना है, हाँ दूर दूर तक एक लेना देना था, फिर उसको रिकॉल करो, आओ भाई अब आज तुम्हारी जरूरत है। जरूरत मिला कि यहाँ पे सिग्मा और पी बना, यहाँ पे सिग्मा और पाई स्टार, अब ऑप्शन देखो, सिग्मा फील्ड पाई इम्पटी, बहुत अच्छा, सिग्मा फील्ड पाई स्टार इम्पटी, ये तो लग रहा है यार, ये सही बात लग रही है, सिग्मा और पी इम्पटी है, और यहां पे पाई स्टार, सिग्मा फील्ड और पाई स्टार, ठीक है, समझ गया, क्वेश्चन हो गया। अब इसको यार तुम बस लाइटली लेके चलोगे कि आंसर टिक करना है तो अलग की बात है, याद कर लीजिए बैठे बैठे चिल्ला के, है ना, याद कर लीजिए, इसको तो समझ में आया आपको शायद, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट निगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, मतलब क्या ही है ये, कुछ लिख रहा है हीट किसका, हाइड्रोजिनेशन का, ये सर क्या बला है, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन, अच्छा सर, तो हाइड्रोजन का एडिशन मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ आके लगेगा, तो यहां पे बेटा कुछ इस तरह से हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और यहां पे हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन एल्कीन और एल्काइन। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ तो होगा सर, कुछ पढ़ने लिखने लायक बात लग रही है। अब देखो ध्यान से, सॉरी ये कलर यूज नहीं करना है, येलो कलर यूज करेंगे। यहां पे अगर ध्यान से देखोगे बेटा, तो पहले क्या था, यहां पे पाई बॉन्ड, अब यहां क्या मिल रहा है, सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। यहां पे क्या है, ये तो पाई ब्रेक हुआ है, यहां पे क्या ब्रेक हुआ है, सिग्मा ब्रेक हुआ है, तो ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया। और आपको तो पता है यार, अभी पहला क्वेश्चन शायद डिस्कस किए थे हम लोग, बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्सोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेकिंग, इंडोथर्मिक। तोड़ना एनर्जी लगती है, जोड़ना एनर्जी रिलीज होती है, समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो जब भी हम कोई बॉन्ड तोड़ेंगे तो वहां एनर्जी क्या होगी, लगेगी, रिक्वायर्ड होगी, और बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अब उस पूरे प्रोसेस में कोई बॉन्ड टूटा, कोई बॉन्ड बना, तो वो पूरा प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा, इंडो माने इन, एनर्जी चाहिए, एक्सो माने जो, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब वो डिपेंड करेगा कि टूटने वाला स्ट्रांग है कि बनने वाला स्ट्रांग है। तो एक सिग्मा और एक पाई टूट रहा है, टूटने वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो रहा है। अब यहां पे देखो, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन का स्टेप है। तो एक सिग्मा और एक पाई टूट रहे हैं और दो सिग्मा बन रहे हैं। जहां तक हमको याद है, आपको थोड़ा अच्छे से पता होगा कि सिग्मा बॉन्ड में जो होता है ओवरलैपिंग एक्सियल होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है ना, कुछ इस तरह से। अरे आपको सब याद रहता है, सिर्फ मजा लेते हो टीचर का। इस तरह से ये आ रहा है, तो यहां पे ठीक ठाक ओवरलैपिंग होती है, सीधे सीधे आ जा रहे हैं। और यहां पे क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, तो यहां पे ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड जैसी लाइन हम लोग क्या करते हैं, याद हो जाता है, करते थोड़ी ना है। तो यहां देखो, दो सिग्मा बॉन्ड बना है, दो सिग्मा बॉन्ड, वो भी किसके बीच का, कार्बन हाइड्रोजन। वैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि कभी भी हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब यहां भी एक बॉन्ड है, यहां भी एक बॉन्ड है, तो हम देखते हैं साइज उनका क्या है। तो यहां पे हाइड्रोजन का साइज छोटा और कार्बन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की। तो यहां थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगेगी, लेकिन यहां अगर इसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है तो यहां एनर्जी क्या लग रही है, बहुत कम लग रही है, बहुत कम लग रही है। तो कहने का मतलब है दो सिग्मा फॉर्म हुआ, वो भी स्ट्रांग, ऐसा नहीं, कार्बन हाइड्रोजन भी खूब सुंदर बॉन्ड बनाता है। तो फाइनली हमने ये समझा, डेटा देखेंगे अगर आप लोग, तो दो सिग्मा बनने की वजह से जो रिलीज्ड एनर्जी है,
जो रिलीज्ड एनर्जी है वो ज्यादा है किससे? रिक्वायर्ड एनर्जी से। जैसे आपकी पढ़ाई में मेहनत तो लगती है, एनर्जी तो लगती है, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद जो लाइफ को स्टेबिलिटी मिलती है उसकी एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। बस पढ़ाई होती रहती है उसी के चक्कर में। तो ये समझ में आ गया, रिलीज्ड एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा है। तो अगर रिलीज्ड एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा है, जैसे 100 किलो जूल रिलीज हुआ, 80 किलो जूल रिक्वायर्ड था, तो 80 मिल गया, 20 बच गया, वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में वही एनर्जी जो बच गई तोड़ने के बाद वो रिलीज होती है, और अगर वो रिलीज होती है तो वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। और कहां रिलीज हुई है? हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस में। तो क्या बोलेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। कौन टूटा है? पाई बॉन्ड। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा। तो पहला क्वेश्चन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, पाई बॉन्ड जितना ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ज्यादा होगा। अच्छा सर, आप ही होशियार हैं, अगर पाई बॉन्ड सेम हो गया तो? अब अगर पाई बॉन्ड सेम हो गया तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अगर कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा तो एनर्जी ज्यादा लेगा, एनर्जी ज्यादा लेगा तो रिलीज कम होगा। ज्यादा स्टेबल है तो 80 के बजाय 90 ले लेगा, तो बचेगा कितना? सिर्फ 10। कम स्टेबल है तो 80 के बजाय 70 में ही टूटेगा, तो कितना मिलेगा? 30। ज्यादा स्टेबल तो कम मिलेगा रिलीज वाला, और कम स्टेबल तो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो निकल रही एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी को ब्रेक करने में भी काम आएगी। समझ में आ गया? तो सेम पाई बॉन्ड है तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसमें रिलीज एनर्जी कम होगी, और जिसकी स्टेबिलिटी कम उसमें रिलीज एनर्जी ज्यादा। तो कितनी क्राइटेरिया हो गई? 2। पहला, अगर पाई बॉन्ड सेम है, पाई बॉन्ड अलग अलग है, तो जितना ज्यादा पाई बॉन्ड स्टेबिलिटी उतनी, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ज्यादा। और अगर पाई बॉन्ड सेम हो गया तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ठीक है कम। अच्छा सर, समझ में तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं कि समझ में आ रहा है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा? उसके लिए बेटा कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप लिखेंगे समझ में आया या नहीं आया, और ये तो वही लिखेगा जो देख रहा होगा। ठीक, तो यहां पे आते हैं, इसको पकड़ते हैं। पहले आपको थोड़ी बहुत परेशानी होती है, डर लगता है, तो इसको बंद करिए डब्बे में, इसके बगल के कार्बन के पास जाइए, पूछो कितने हाइड्रोजन थे, तो कार्बन कहेगा 1 हाइड्रोजन था, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इसके पास आ जाओ, इससे पूछो कितने हाइड्रोजन थे, तो ये वाला कार्बन कहेगा साहब 2 हाइड्रोजन थे। बगल वाला यही है ना, और ये हाइड्रोजन कहेगा 2 हाइड्रोजन थे। हाइड्रोजन नहीं कहेगा, कार्बन कहेगा। ठीक, तो 2 2 4, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसके पास आओ, पूछो कितने हाइड्रोजन थे, तो उसको सबसे पहले बॉक्स में बंद करना पड़ेगा, बॉक्स के साथ ही sp3 कार्बन चेक करना पड़ेगा। बोलते रहना चाहिए sp3 कार्बन। क्या होता है, प्रैक्टिस करते जाते हैं तो फिर बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन बना के ट्राई कर सकते हो, यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। प्रैक्टिस में ही भागना नहीं है। आप रनिंग करते हो, पहले दिन रनिंग करना चाहते हो, तो ऐसे नहीं होता कि पहले दिन ही जो एकदम सुपर स्पीड में भाग रहे हो, फिर अगले दिन से है ना भागना तो दूर है, चलना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा आराम आराम से प्रैक्टिस कर रहे हो, आराम आराम से सब कुछ लिख के करो। जब आपको लगेगा एक लेवल आपका मेंटेन हो गया है तो खूब सारा समय बचा लीजिएगा। तो ये 3 3 6 2 8 2 10 कितने हाइड्रोजन थे? 10 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, यहां आते हैं, इसको पकड़ते हैं। यहां पे अभी देखो हम चल दिए ना, हम भी आपके साथ ही लगे हुए हैं। बनाइए इसको, हाइड्रोजन काउंट करिए। तो यहां पे आ गए हम लोग, अब काउंट करते हैं। 3 2 5 2 7, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन। कह रहा है मोस्ट निगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अरे सर ये निगेटिव क्या कह रहा है? तो आप लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में जानते हैं कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वहां पे हीट या इंथैल्पी जो भी है उसको क्या बोला जाता है? निगेटिव वैल्यू दिया जाता है। और अगर प्रोसेस इंडोथर्मिक है तो वहां पे इंथैल्पी क्या दिया जाता है? पॉजिटिव दिया जाता है। याद हुआ? एक्सो निगेटिव, इंडो
पॉजिटिव, एक्सो निगेटिव, इंडो पॉजिटिव। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या था, या हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस क्या था, एक्सोथर्मिक। तो वहां पे इंथैल्पी क्या होगी, निगेटिव। जितना ज्यादा एनर्जी लगेगा इंथैल्पी क्या होगी, उतनी निगेटिव। जितना कम एनर्जी निकलेगा इंथैल्पी उतनी कम निगेटिव। तो सबसे ज्यादा निगेटिव किस में होगी, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे, हाँ यार, कम होगी। ठीक है, तो सबसे कम स्टेबल कौन है, ये बेचारा, सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन इसको मिला है, तो सबसे कम स्टेबल है ए। तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अच्छा ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, पूछ तो लिए। अब क्या, उसके बाद कौन सा वाला आएगा, बी। उसके बाद कौन सा वाला आएगा, डी। उसके बाद कौन सा वाला आएगा, सी। तो ये HOH का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किससे पता करेंगे यहां पे, हाँ भाई, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। ये तो यार आप लोगों ने कर ही लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द कंपाउंड हैविंग ऑल रेजोनेंस, इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेशन। पढ़ तो सब लिए ना, रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन। अभी तो वीडियो पॉज करोगे, खुद ट्राई करोगे, फिर आंसर से मैच करोगे। तो यहां देखो बेटा, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ये भी हो गया, ये अपने पास S3 ग्रुप हो गया, ये अपने पास OCH3 हो गया। ठीक, तो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये इसके पास क्या है, लोन पेयर और अल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो क्या हो रहा है यहां पे, रेजोनेंस हो रहा है। क्या होगा, रेजोनेंस। बाकी दूसरी बात करें, ये कार्बन sp2 है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, सर 2.75 होता है, याद है ना। कार्बन sp3 का 2.5, कार्बन sp का 3.25, याद रहता है, बोलते नहीं हो अच्छे से। तो ये क्या होगा, 2.75, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट मतलब विथड्रॉइंग टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो रेजोनेंस के लिए इस स्पीसीज के लिए +R की तरह काम कर रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो -I की तरह काम कर रहा है। और ये रही भोली भाली शकल, भोली भाली शकल। और इसके साथ ये रहा अल्फा कार्बन, और इसके साथ 3 लगा हुआ है हाइड्रोजन। तो अगर 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसके अंदर हाइपर कंजुगेशन होगा, तो इसके पास हाइपर कंजुगेशन भी है। तो इस ऑप्शन में हमारे पास रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है। आंसर हमारा आ गया, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे, बी सी डी को भी क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, और यहां पे OCH3। रेजोनेंस वाली शक्ल सूरत दिख रही है, लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड। अच्छा, यहां वैकेंट ऑर्बिटल होता तो ये इधर की तरफ आ जाता, है ही नहीं। तो ये क्या होगा, इधर डिलोकलाइज होगा, ये इधर डिलोकलाइज होगा, यानी कि रेजोनेंस का फेनोमेनन होगा। इंडक्टिव इफेक्ट दौड़ेगा। तीसरा, हाइपर कंजुगेशन, इस भोली भाली शक्ल को क्या करेंगे, बक्से में बंद करेंगे। उसके बगल में क्या खोजेंगे, कार्बन, कार्बन है नहीं, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। फिर से लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड, रेजोनेंस होगा, दिख तो रहा है। हाइपर कंजुगेशन, कहां कार्बन ऑक्सीजन में हाइपर कंजुगेशन खोज रहे हो, तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ये कार्बन अभी भी ड्रॉ करेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक, यहां आ जाओ, पाई अल्टरनेट पाई, रेजोनेंस साफ साफ दिख रहा है। हाइपर कंजुगेशन, sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, है ही नहीं, तो देखेंगे ही नहीं कुछ। इंडक्टिव इफेक्ट, भैया इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, मतलब डिफरेंस क्या होगा, 0। डिफरेंस 0 होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। तो इंडक्टिव भी रिवाइज हो गया, हाइपर कंजुगेशन भी हो गया, और रेजोनेंस भी हो गया। समझ में आया, बहुत अच्छी बात। तो क्वेश्चन नंबर 44 ट्राई करते हैं हम लोग। क्या पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे।
ये यहां आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अगर आपको रेजोनेंस दिख रहा है तो क्या करना पड़ेगा, फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। सेम सिस्टम है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो जिसके पास आरएस ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट यहां डिलोकलाइज होगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहां पे पाई आ गया और यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये यहां डिलोकलाइज होगा, पुराने सारे कंडीशंस हैं, कुछ भी नया नहीं है। ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये पाई बॉन्ड यहां पहुंच गया और ये कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इसके पास आएंगे तो ये पाई यहां डिलोकलाइज होगा, ये पाई ये यहां आ गया, ये पाई यहां, ये पाई यहां और यहां पे पाई बॉन्ड आ गया, फिर डिलोकलाइज होगा ये वाला। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी अच्छी हो जाएगी और एक टाइम पे ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी कि किसके कितने आरएस होते हैं। अब ये पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज इसके साथ आएगा तो ये यहां लग जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा और यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब फर्दर ये डिलोकलाइज होगा, ये यहां से डिलोकलाइज होगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 1 7 आरएस इसके बन गए। अच्छा सर, एक बात आपको समझनी होगी, तो सर क्या हम लोग इतना टाइम देंगे किसी क्वेश्चन पे, अगर ऐसे करेंगे तो पेपर में तो हो चुका। तो बेटा देखो होगा क्या, जब ये कंजुगेशन में जाएगा तो सबसे पहले यहां पे चार्ज आएगा, ये एक था ही, ये दूसरा हो गया, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज तीसरा हो गया, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज चौथा हो गया, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज पांचवा हो गया। ध्यान से समझना, ये जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला जो रेजोनेंस हुआ होगा तो इसमें ये पाई बॉन्ड इधर गया होगा ना, मतलब यहां पे पाई बॉन्ड होगा तो ये वहां से घूम के जाएगा, यहां छठा हो जाएगा और फिर ये पाई बॉन्ड यहां था तो ये सातवां हो जाएगा। तो टोटल कितने आरएस बन गए, 7 आरएस बन गए। नहीं समझे, ये कम टाइम में बताने वाली बात थी कि 7 आरएस फटाफट आपके ड्रॉ हो गए, इतना लंबा आपको बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको अच्छे से ये वाली बात याद है कि अगर कभी भी इस बेंजीन के साथ यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, ये अगर कोर स्ट्रक्चर आप याद करें, ये इस तरह की शकल सूरत आपको दिखती है, तो इसके कितने आरएस हम लोग ड्रॉ करते हैं, 5 आरएस। 1 2 3, ये खुद था 4 और जब बेंजीन की कोर चेंज होती है तो 5, मतलब पाई डिलोकलाइज होते हैं तो वो 5 हो जाता है। ठीक है, तो वो 5 तो हमको समझ में आया। तो सोचो 5 वो तो क्लियर है। अब एक बार पाई यहां पे बना और दूसरा ये ऐसे रहने दो, इसको डिलोकलाइज कर लो, ये पॉजिटिव चार्ज समझो। 5 उसके तो क्लियर है ना, इस फॉर्म में इसको अगर पूरा छोड़ दो तो ये वाला जो फॉर्मेट है इसके 5 आरएस तो बनेंगे, कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज समझने वाली बात है कि जब ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा, ये जैसे देखो यहां पे था ना, सेम स्ट्रक्चर ये वाला भी है, लेकिन चेंज क्या हुआ है, चेंज ये हुआ है कि इस पाई का कोर चेंज हो गया है। पहले देखो ध्यान से पाई बॉन्ड कैसा था और अब बदल गया है। सिमिलरली जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब यहां वाला, तो एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है यहां पे जब कोर चेंज हो गया, और बाकी 5 ये वाले हैं जो पहले हमने पढ़ा था। 1 2 3 4 और ये साथ में है 5। तो ये 5 तो हमने पहले पढ़ा था। 2 कहां से नया आया, ये और ये वाले चार्ज के साथ बेंजीन का डिलोकलाइजेशन। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था तो बेंजीन डिलोकलाइज हो गया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, ये जैसे था वैसे छोड़ दो इसको। और वैसे ही जब एक बार पॉजिटिव चार्ज यहां आया था तो इस वाले फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज यहां आया था, तो फिर ये बेंजीन डिलोकलाइज होगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां। तो 5 तो हमारे ओरिजिनल थे, 2 और बने तो कितने हो गए टोटल, 7। समझ में आया। तो पहला तरीका है आप पूरा करिए, पूरा टाइम देके, और दूसरा तरीका क्या आपके पास, आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने का प्रयास करिए। वैसे अगर आप बराबर इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इस स्ट्रक्चर का आरएस कितना बनता है, 7 बनता है। ये प्रैक्टिस से अपने आप आ जाती है। ठीक, तो प्रैक्टिस के टाइम पे खूब सारा मेहनत करेंगे, खूब सारा कंक्लूजन निकालेंगे, लेकिन रिजल्ट
हमको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो एक आरएस तो ये पूरा बन गया हम लोगों का। कितने आरएस बने इसके पास? 7 आरएस बने। ध्यान रखिएगा, अभी जरूरत पड़ेगा। फिर से कह रहे हैं बेटा, पूरी सीट में हम लोगों ने इतने सारे आरएस ड्रॉ किए हैं कि आरएस वाला टॉपिक ही पूरा कवर हो जाएगा आपका। दूसरा स्ट्रक्चर ध्यान देते हैं, तो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा? अच्छा, इसके साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन भी है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है sp3 पोजीशन पे। वहां पे आ जाओ, सर शकल तो एकदम एक जैसी दिख रही है, तरीका क्या कहता है? इतना सारा वर्क करा रहे हैं आप, अभी इसका 7 बार ड्रॉ करवाएं और जैसी शकल आप बना रहे हैं लग नहीं रहा है कि आप छोड़ देंगे। बेटा सही तरीका तो ये है, इसका फिर से 7 बार आपको ड्रॉ करना है। बच्चा मुंह बना लेता। अब जब क्लास की बात होती है ना, ऑफलाइन क्लास की, तो यहाँ पे लेक्चर रुकता है और पूरी क्लास पहले आरएस ड्रॉ करती है, चेक किया जाता है, फिर डिस्कस किया जाता है। तो आप ईमानदार हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, और आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे। तो ये 7 आरएस हो गए, लेकिन यहाँ पे यार अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है, क्योंकि इसको सर ने डब्बे में बंद किया। बगल में कार्बन है, उससे पूछा गया कितने हाइड्रोजन थे, वो कहा भूल जाइए, कोई भी हाइड्रोजन नहीं थे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं थोड़ा सा बना के। ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ये यहां आ गया, अब ये यहां आ गया। शुरू हो जाते हैं। पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, हाँ शुरू हो जाइए। बनाना पड़ेगा ना बेटा, कंक्लूजन तो आप निकालना आराम से, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी करना है, स्मार्ट वर्क तो पेपर में करेंगे हम लोग। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ब्रेक होगा, ये यहां पे आएगा, ये यहां चला आया, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहां बन जाएगा, यहां पाई है ही। ठीक, आनंद लीजिए, ड्रॉ करते टाइम प्रैक्टिस ही हो रही है आपकी। ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये पाई इधर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा भी बॉन्ड इधर उधर हुआ तो बहुत सारे आरएस अपने आप बन जाएंगे, स्टेबिलिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। ये फिर से पाई आएगा। अब हाँ, एक केस हम जो डिस्कस कर रहे थे, अब देखो इस पाई के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये इसको मेंटेन करेगा या तो ये इसको मेंटेन करेगा, तो दोनों तरफ हम मूव करेंगे, बशर्ते सारी चीजें ठीक ठाक हुई हो। ठीक, तो यहां पे ये आ गया, ये पाई अगर इस वाले साइड को ले आते हैं, ये वाला साइड अच्छा नीचे वाले को लाते हैं पहले, तो ये यहीं लटका रह जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर ऊपर वाले साइड से आते हैं, ये पाई बॉन्ड यहां था, वो अरे यही तो है पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे ये आ जाएगा और पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा। कितने आरएस हो गए? 1 2 3 4 5 6। सकल सूरत से कितने आरएस दिख रहे हैं इसके पास? 6 आरएस दिख रहे हैं। ठीक, यहां आके बच्चे क्या होते हैं, अगर सिंगल डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो फंसने की संभावना होती है। कैसे? एक डायरेक्शन में चले गए, दूसरा डायरेक्शन आपसे छूट गया, तो यहां पे आपको अलर्ट होना होता है। ठीक है, तो ये पूरी बात समझ में आ गई। चलो, वैसे ये सकल सूरत आपको अच्छे से याद है पहले से भी। इसके कितने आरएस बनते थे? 5 आरएस बनते थे। कितने? 5। अब सोचने वाली बात है, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचा होगा तो इस पॉजिटिव के साथ ये भी क्या होगा? डीलोकलाइज, और डीलोकलाइज होगा तो एक एडिशनल आरएस बनाएगा। अच्छा सर, 6 हो गया। ये आप इस पेपर में करिएगा सब स्मार्ट वर्क। ये घूमता है ना, ये यहां से, ये यही तो है रेजोनेंस, इसीलिए तो हो रहा है भाई, मजा आता है इसको घूमने में। ये पॉजिटिव यहां है, ये पॉजिटिव यहां है, ये पॉजिटिव यहां है, ये पॉजिटिव यहां है, अगेन ये पॉजिटिव यहां है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए। लेकिन जब ये पॉजिटिव यहां पहुंचा तो इसके साथ एक एडिशनल आरएस हमको मिला, तो टोटल कितने आरएस हो गए? 6। ये सब टेक्निक फाइनल एग्जाम में, और ये टेक्निक आती कहां से? आप खुद सीख रहे हो, हम थोड़ी ना कुछ बता रहे हैं, आप देख रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो। तो इसके पास आ गए 6 आरएस। हमने क्या कहा था? अगर सारे कंडीशंस एक जैसे हो तो जिसके पास आरएस ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो पहले और दूसरे में आरएस कितने हैं? 7। आरएस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपने पढ़ा था रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब किसकी बात होगी? हाइपर कंजुगेशन की। हाइपर कंजुगेशन किसके पास है? पहले वाले के पास। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा।
मिल गया ऑप्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, हाँ पूछा तो है, कार्बोकेटायन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी है ही नहीं, सारा ऑप्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अभी फिलहाल, लेकिन टेक्निकली ये ऑप्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कौन सा ऑर्डर है, अच्छा ऐसे इंक्रीजिंग है, इस तरह से इंक्रीजिंग बोल सकते हो, लेकिन लिखने का तरीका इस तरह से होना चाहिए, तीसरा दूसरा पहला, ठीक। ये तो डिक्रीजिंग हो गया ना, पहला दूसरा और तीसरा, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following is most stable कार्बोकटायन? अच्छा, रेजोनेंस पाई अल्टरनेट कुछ नहीं, यही है ना, पाई अल्टरनेट कार्बन हाइड्रोजन, ये रेजोनेंस का हिस्सा नहीं होता है। तो इस कार्बोकटायन को पैक करेंगे, यहां पे देख करेंगे, पूछेंगे कार्बन से कितने हाइड्रोजन, तो 3, कितने हाइड्रोजन 3, कितने हाइड्रोजन 2, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए 8। रेजोनेंस नहीं है, ध्यान रखना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। इसके पास आ जाओ, वाओ ये है सुंदरता, एक्सटेंडेड कंजुगेशन टाइप का दिख रहा, वहां से चलेगा पूरा घूमते हुए, पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पाई बॉन्ड, 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 है ना, खूब घूमेगा ये जम के, फिर यहां आएगा, फिर वापस जाएगा इस तरह से। भाई देखो, ये वाला था, बेंजीन की कोर बदलेगी एक बनेगा, ये वाला था, बेंजीन की कोर बदलेगी एक बनेगा, बाकी जो बन रहे थे वो तो है ही, खूब सारा रेजोनेंस होगा इसके पास, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। हाँ हमको पता है तुम लोग यार ड्रॉ करोगे। अब अगर हाइपर कंजुगेशन की बात करें, हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो इसको बंद करेंगे बॉक्स में, सॉरी फॉर रेड कलर बेटा, तो बॉक्स में बंद करेंगे तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन 3, इसके पास कितने 3, तो 3 3 6, खूब सारा रेजोनेंस और उसके साथ 6 अल्फा हाइड्रोजन। मजा आ रहा है देख के, स्टेबिलिटी ठीक ठाक होगी। इसके कितने आरएस होंगे बेटा 5 आरएस। हाइपर कंजुगेशन की बात करोगे सर, बॉक्स में बंद करेंगे, कितने अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन। भावुक नहीं होना है, यहां पे एक बच्चा भावुक हो गया, कैसे, बगल में देख रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन है, गिनती शुरू हो गई, 3 3 6 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसके अलावा 7 एक्स्ट्रा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, नहीं भाई वो sp2 है, और आपको तो पता है ना, जानबूझ के गलती करते हो, sp3 होता है। इसके पास आओ, कितने 2 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, रेजोनेंस की बात करेंगे तो सिर्फ इसके पास है, ठीक, सबको समझ में आ गया। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है ये, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा ये है, इसके पास एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अब ध्यान से देखो, सबसे लास्ट में कौन जाएगा, लीस्ट स्टेबल होगा ए वाला। बी सी डी में सबसे अच्छा रेजोनेंस किसके पास हो रहा है, बी के पास हो रहा है। सी और डी की बात करें, रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो डी वाला हो रहा है, और एट लास्ट सी एंड फाइनली ए। समझ में आया, हो गया था, हो गया होगा, सही बात है। नेक्स्ट, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन एटम्स आर इन, बुरा होता है ऐसे क्वेश्चंस में यार, इसीलिए तो प्रैक्टिस करना पड़ता है बेटा। जेई के प्रिपरेशन में सिर्फ थ्योरी से काम नहीं बनने वाला है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक बच्चा बेचारा बहुत भोला भाला सा, एकदम शरीफ, किससे ज्यादा शरीफ बता नहीं सकते। ये पॉजिटिव चार्ज है अपने पास, वो कहा सर कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3, कितने अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब बात अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन की हो रही है तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 3। वो ऑप्शन देखा ए, आंसर गलत हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया, भागा भागा आया सर। देखिए क्या से क्या हो गया, हम कहे कुछ नहीं हुआ बेटा, ये क्या होगा यहाँ पे पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहां सॉरी, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, डीलोकलाइज हुआ, ये अपने पास था, यहां पे पाई आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहां भागा भागा चला गया। अब बच्चा कह रहा है रुक जाइए सर, हम कहेंगे अब तो नहीं रुकेंगे, तो मतलब रुक जाइए मतलब वो समझ गया ना कि रेजोनेंस बनाएंगे, फिर पता करेंगे कि कोई आरएस जो है उसके पास कुछ और अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, वो समझ गया था। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से 2 अल्फा हाइड्रोजन और मिलेंगे, 3 पहले थे 2 और 5, आंसर तो हमारा आ गया। लेकिन अब बना रहे हैं तो पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि आप क्या हैं, बहुत ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं, आप कॉपी पे बना रहे हैं।
बदमाशी नहीं, बनाना है, क्योंकि तुम्हारा पर्पज आंसर लाना नहीं है, तुम्हारा पर्पज प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस आंसर लाने से नहीं आएगा, ऐसे होगा ना। तो अब आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब जिस बच्चे ने सब कुछ पढ़ रखा है, खूब सारा आरएस प्रैक्टिस किया है, उसको तो यार याद है पॉजिटिव। अच्छा यहीं से आ जाओ, पॉजिटिव सर बताए थे यहां है, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां आएगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, 3 यहां से मिलेगा, तो 3 2 5 हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। पढ़ा है ना, उसको विजुअलाइज होगा, हार्ड वर्क वाला ही स्मार्ट वर्क कर पाएगा। सर ये मत कहिए, बुरा लगता है, मतलब थोड़ा सा, ठीक। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन फ्री रेडिकल? रेडिकल हो, कार्बोकटायन हो, कार्बन मतलब एल्कीन हो, सबकी स्टेबिलिटी किससे चेक होती है? हाइपर कंजुगेशन से। रेडिकल, कार्बोकटायन, एल्कीन, स्टेबिलिटी किससे डिसाइड होगी? हाइपर कंजुगेशन से। तो ठीक है सर, फिर से वही बात, आ जाते हैं। ये रेडिकल है हमारे पास। अब देखो ध्यान से, अगर रेडिकल को पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करोगे, देखो ध्यान से समझो, अगर रेडिकल का डिलोकलाइजेशन देखोगे तो ये कुछ इस तरह से डिलोकलाइज होता है, हाफ कर्व्ड एरो टाइप का, ऐसे। इसमें क्या होता है? ब्रेकअप होता है बराबर बराबर वाला, तुम अपना रखो हम अपना रखेंगे। ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं, ये कहेगा यार हम अपना इलेक्ट्रॉन रख ले रहे हैं, ये कहेगा हम अपना इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, इसको कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। और किसी एक ने रख लिया पूरा, होशियार आदमी था, तो उसको क्या कहेंगे? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो इस तरह से आरएस आप लोग ड्रॉ करेंगे, और अगर ऐसा आरएस आप लोग ड्रॉ करेंगे तो घूमते घामते यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। इसमें आप आरएस ड्रॉ करोगे, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। इसमें आप आरएस ड्रॉ करोगे, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। तो जब ये यहां आएगा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, यहां आएगा तो 0 अल्फा हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, यहां आएगा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। तो सर एक बात समझ में आई कि जो बी वाला ऑप्शन है हम लोगों का, वो क्या होगा? सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, ए और सी की बात करेंगे तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया, रेजोनेंस बराबर हो रहा है। सर ये तो गलत बात हुई, रेजोनेंस काम कर रहा है, बराबर हो गया, हाइपर कंजुगेशन से बात नहीं बनी। अरे तो तुम्हारे पास कौन से टूल्स की कमी है? हाइपर कंजुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, एक अपना है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। तो यहां पे जो है बेटा, ये प्लस आई लगाएगा, और ये भी क्या लगाएगा बेटा? प्लस आई लगाएगा। अब प्लस आई इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, पास है तो खूब मजे, दूर है तो मजा तो छोड़ ही दो। तो ये पास में और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, गरीब आदमी, उसको अमीर आदमी मिल गया स्टेबिलिटी। हाँ मजा आता है, तुम लोग बोलते हो घर से, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, बहुत दूर है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत थोड़ी सी बढ़ेगी। तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? ए वाला। और एट लास्ट कौन हो जाएगा? सी वाला। आपका आंसर आया ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन। हीट ऑफ कंबस्शन फिर से आ गया। तो हीट ऑफ कंबस्शन की बात करेंगे, जैसे मान लो अपने पास एक एग्जांपल ले लें, CH4 का रिएक्शन O2 के साथ करा रहे हैं, कोई भी कंपाउंड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ एक्सेस में कराएंगे तो हर एक एटम अपने ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन अपना नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करता है कंबस्शन में। ठीक, ध्यान रखने वाली बात होती है। तो अब एक चीज समझो, अभी फिलहाल हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन भी ऑक्सीजन लेगा और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन लेगा। एक कार्बन कितने ऑक्सीजन लेगा? 4 बॉन्ड बनाने हैं सर, तो कितने ऑक्सीजन लेगा? 2 ऑक्सीजन लेगा। अच्छा सर, हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 हाइड्रोजन को कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? 1। तो कितने हाइड्रोजन है? 4। तो क्या बन जाएगा? 2H2O बन जाएगा। अरे यार, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 H2O, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन तो 2 H2O। अच्छा, इसने कितना ऑक्सीजन मांगा? एक कार्बन ने 4 ऑक्सीजन मांगा, 4 हाइड्रोजन ने 2 ऑक्सीजन मांगा। 2 ऑक्सीजन माने 1 O2 माना। फिर से समझो यार, एक कार्बन कितने ऑक्सीजन मांगा? 2 O2 मतलब 2 O मांगा, 1 O2 मांगा। ठीक है, इसने मांगा 2 ऑक्सीजन, इसने भी मांगा कितना? 2 ऑक्सीजन। तो टोटल कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन कितने से मिलेगा? 2 O2 से मिलेगा। एक अलग तरीका थोड़ा सा बैलेंसिंग का। अब देख लो, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4, 2 2 4, बैलेंस हो गया। ठीक, ये हमारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। अच्छा सर, तो कंबस्शन रिएक्शन तो हो गया, कुछ और लिखा है कंबस्शन से पहले, हीट ऑफ कंबस्शन लिखा हुआ है। तो सर लग रहा है ना ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की तरह ही है,
कि जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वहां से जो हीट रिलीज होता है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं, तो कंबस्शन कराते हैं तो जो वहां से हीट रिलीज होगा वो हीट ऑफ कंबस्शन होगा। अच्छा सर आपको कैसे पता चला? हीट रिलीज ही होगा। हाँ ये बात सही कहे हो भाई। यहां देखो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड की बात करें अगर हम लोग, बेटा यहां तो बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां बॉन्ड फॉर्म होगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड की अगर बात करें तो यहां पे क्या होगा? 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी 413 है, तो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी? 4 गुणे 413 प्लस एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की एनर्जी 495, तो 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की एनर्जी 2 गुणे 495, तो यहां पे 12 और 4 1 5 4 चौके 16 प्लस 2 पच्चे 10, हाँ आप कर लेते हो पता है, 2 9 18 1 19 और 2 चौके 8 1 9। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा और, 2 हो गया, 9 5 14 हो गया, 9 6 15 1 16 हो गया और 1 हो गया। एक कहां से होगा? 2 होगा ना, फिर से 2 हो गया, 9 5 14 हो गया, 9 6 15 1 16 हो गया और 1 1 2, तो 2642 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो होगी ये हमको चाहिए होगी। और एनर्जी रिलीज की बात करें जहां बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज में CO2 है, 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करें 799 ऑफर वाला है ये, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस H2O की बात करें, एक H2O में 2 H हैं, तो टोटल 2 में कितने हो जाएंगे? 4 OH, तो 4 गुणे कितना? 463, तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 7 14 1 15 प्लस 4 3 12, 4 6 24 1 25, 4 चौके 16 2 18, 8 2 10, 5 9 5 14 1 15, 8 5 13 1 14, 1 1 2 1 3। हाय रे दैया, तोड़ने के लिए चाहिए 2642 किलो जूल पर मोल एनर्जी और बनेगी 3450, मतलब रिलीज होगी 3450 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो ये बेटा रिक्वायर्ड है कम, रिलीज है ज्यादा, तो यहां से इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, तो अभी भी कुछ एनर्जी मिलेगी ना अपने पास, 34 26 ठीक ठाक, अभी ठीक ठाक डिफरेंस है। तो इतनी सारी एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो आएगी ना यहां पे, इसी हीट को कहा जाता है हीट ऑफ कंबस्शन। अब आप कहोगे सर ये सब करते क्यों? मजा आता है यार, फील आता है। हमको कैसे पता चलेगा एनर्जी रिलीज ही हो रही है? तो एक मॉडल कैलकुलेशन हमने छोटा सा कर लिया कि यहां पे अब ये यार 4 हाइड्रोजन है ना, ये तोड़ना है तो एनर्जी चाहिए होगी ना, 2 ऑक्सीजन ये वो, तो 2 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ना इस तरह से, एक O के लिए इतनी सारी लग रही है, CO2 है तो इस तरह से होगा, ठीक है, H2O है तो HOH इस तरह से, तो 1 में 2 है तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4। छोटी छोटी बात भी ध्यान देना है, तो आपको थोड़ा आया मजा। और सेम चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी या प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम आई, बॉन्ड एनर्जी या प्रोडक्ट ज्यादा आई, वैल्यू निगेटिव आई, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ, हीट ऑफ कंबशन सॉल्व हुआ। हाँ ठीक है, तो मजा आया, मजा ही तो लेना, और क्या करना है यार, पढ़ाई के साथ मजा मिल जाए तो क्या फायदा। ठीक है, आनंद मिलना चाहिए पढ़ाई से, आपको नहीं करना, बस देखना था आपको कि सच में एनर्जी रिलीज होती है, वो अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है कि कह दिए और मान लिए, मानना पड़ता है कभी कभी। अच्छा आ जाओ, हीट ऑफ कंबस्शन में क्या होगा बेटा, जो आपको क्वेश्चंस, ये तो हो गया मजे की बात ना। हीट ऑफ कंबस्शन की बात करें तो हीट ऑफ कंबस्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, मतलब कार्बन एटम जितने ज्यादा होंगे हीट ऑफ कंबस्शन उतना ज्यादा होगा। और दूसरी बात, अगर आइसोमर्स की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी के लिए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? स्टेबिलिटी के लिए, फॉर आइसोमर्स। मतलब यार कार्बन एटम सेम होगा, फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? टूल्स होने चाहिए ना, बस इतना सा है, इतना सा ही है, फील लेना अलग विषय है, क्वेश्चन सॉल्व करना अलग हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, रिवाइज करने के लिए लिख सकते हो, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पॉज करके, हमको भी पता है। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन, शक्ल सूरत से तो लग रहा है यार आइसोमर्स ही हैं, 6 कार्बन 2 8 कार्बन, यहां पे 6 2 8 कार्बन, यहां पे भी 6 7 8, वाओ 10 कार्बन, मजा आ गया। इसके पास 6 2 8 कार्बन, तो सबसे ज्यादा कार्बन किसके पास होंगे? ऑप्शन नंबर 3 के पास। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबस्शन किसका होगा? ऑप्शन नंबर 3।
यहां आ जाओ, इसको बंद करो। डब्बे में कितने हाइड्रोजन? 3। कितने हाइड्रोजन? 3। कितने हाइड्रोजन? 2। कितने हाइड्रोजन? 2। 3 3 6 4 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहां आ जाओ, डब्बे में बंद करो। कितने? 2। यहां पे कितने? 1, तो 2 1 3 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, ये तो हो गया था। इसके पास आ जाओ, कितने? 2 और ये 2 4, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। अभी तो यार आपने पढ़ा था, बोल भी रहे हो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा होगी हीट ऑफ कंबस्शन, उतना कम। क्यों कम? क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, तो ये तीसरा हो गया। अब बताओ, रिलीज सबसे ज्यादा हो गया, सबसे कम स्टेबल कौन है? फिर दूसरा, उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल चौथा, और सबसे ज्यादा स्टेबल पहला। तो हीट ऑफ कंबस्शन तीसरे का, उससे कम दूसरे का, उससे कम चौथे का, उससे कम पहले का। यही आंसर आया था। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 49, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एल्कीन्स। फिर से क्या करना पड़ेगा सर? वही डब्बा बनाएंगे। अच्छा, डब्बा के साथ यहां एक चीज और है, पाई अल्टरनेट पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहां देखोगे पाई अल्टरनेट पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पाई अल्टरनेट पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। छोड़ दो इसको। क्यों? जब सब में वो चीज कॉमन है तो फिर उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अच्छा सर, तो फिर क्या करेंगे? अब इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। यहां के हिसाब से देखोगे बेटा, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? एक इसके पास हो गए, 2 इसके पास हो गए, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां से देखोगे 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहां से देखोगे 2 अल्फा हाइड्रोजन, और ये पाई अल्टरनेट कार्बन बॉन्ड हो गया ना, ठीक है। तो यहां से 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां से 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां से 3 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां देखो 3 3 6 2 8 2 10 और 10 3 13 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है? चौथे के पास। जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। उसके बाद किसके पास है? तीसरे के पास। तीसरे के बाद दूसरे के पास, और दूसरे के बाद पहले के पास। तो 4 3 2 1 कोई ऑप्शन है? हाँ दिख रहा है, सकल सूरत से ये लग रहा है। ठीक, नेक्स्ट, कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस। वाओ, तो क्या करेंगे भैया? ये अपने पास CH2+ है, इसको डब्बे में बंद करेंगे। ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम और ड्यूटीरियम। कितने ड्यूटीरियम है? 3। यहां पे देखो CH2+, CH3, यहां पे कितने? 3 हाइड्रोजन हो गए। इसके बाद अगर यहां चेक किया जाए CH2+, CH2D, तो 2 हाइड्रोजन 1 ड्यूटीरियम, यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे 3 ड्यूटीरियम। इसके पास भी आ जाओ भाई, CH2+, CHD2, तो 1 हाइड्रोजन 2 ड्यूटीरियम। हमने क्या कहा था? हाइड्रोजन का मास कम तो ऑसिलेशन ज्यादा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी, तो उसका बॉन्ड क्या होगा? वीक रहेगा। और ट्राइटियम का बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग बनेगा। बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो हाइपर कंजुगेशन बहुत अच्छा नहीं करेगा। तो जिसके पास जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो खोजो किसके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? बी वाले के पास। उससे कम किसके पास है? सी वाले के पास। उससे कम किसके पास है? डी वाले के पास। और पहला वाला खाली खाली, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो उसमें हाइपर कंजुगेशन बहुत अच्छा नहीं होगा। होगा ऐसा नहीं है। तो कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? BCDA। अच्छा, बी माने 2, BCDA, इसको देखो BCDA। ठीक है, नेक्स्ट, हीट ऑफ कंबस्शन ऑर्डर इज कुछ नहीं, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए? 4। तो सबसे ज्यादा किसके पास कार्बन है? दूसरे वाले के पास। और उससे कम कार्बन किसके पास है? पहले वाले के पास। और सबसे कम तीसरे वाले के पास। तो हीट ऑफ कंबस्शन किसका ज्यादा होगा? दूसरे का, फिर पहले का, और फिर हाँ तीसरे का। सही बोल रहे हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन फॉर्म। क्या करना पड़ेगा? करना कुछ नहीं है, इसको करना है डब्बे में बंद, और उसके बगल में देखना है कार्बन, और उससे पूछना है कितने हैं हाइड्रोजन। है ही नहीं, कुछ नहीं है, सब साफ है। यहां देखो, इसको करना है बक्से में बंद, बगल में चेक करना है कार्बन, उससे पूछना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 3 बता रहा है वो। इसको पकड़ना है, डब्बा बंद करना है, फिर बगल में पूछना है कार्बन, उससे क्या करना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। फिर यहां इसको डब्बे में बंद करना है,
बगल के कार्बन से पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, एक अल्फा हाइड्रोजन। कुछ कह रहा है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन फॉर्म्स, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन फॉर्म। तो सबसे ज्यादा किसके पास होगा, बी के पास, फिर सी के पास, फिर डी के पास, फिर ए के पास कुछ नहीं होगा, खाली खाली हो गया था। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, नेक्स्ट ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व्ड इन, सॉरी बेटा इसके पहले वाला, हाँ ये ठीक है, 53 देखते हैं। हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व्ड इन, यार वही बात फिर से, डब्बा बनाना है, बगल के कार्बन के पास जाना है और क्या पूछना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 0, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो कोई हाइपर कंजुगेशन होने वाला नहीं है। ये अपने पास कार्बन रेडिकल है, ये अपने पास बेंजीन रिंग है। अब यार ये पूरा कोर प्रैक्टिस की बात हो गई ना, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है, अब टाइम नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। तो ये क्या होगा, कुछ नहीं, इसको बक्से में बंद करेंगे, बगल के कार्बन को पकड़ेंगे और उससे क्या पूछेंगे, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या कहेगा, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां की बात करें, यहां पे रेडिकल है, रेडिकल के पास यहां जाएंगे, अब क्या होगा, यहां जाएंगे तो खूबसूरत सा आंसर मिलेगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन। बेटा वो ब्रिज हेड का हाइड्रोजन है, जब ब्रिज हेड का हाइड्रोजन होगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा और यहां पे इस तरह से बॉन्ड बनेगा रेडिकल के साथ, पाई बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड बनने का क्या मतलब है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ना, ऐसे डिलोकलाइज होगा, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, तो ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। और ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड मतलब जो चीज प्लानर नहीं था उसको क्या कर रहे हैं, प्लानर कर रहे हैं, और प्लानरिटी आने से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, और स्टेबिलिटी जाएगी तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहा जाता है कि प्लानरिटी कभी भी ब्रिज हेड पे पॉसिबल नहीं होगी। तो ये अल्फा, ये हाइड्रोजन जो है हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट हाँ नहीं करेगा। वेरी गुड, यहां पे आ जाओ, नो अल्फा हाइड्रोजन। हाँ फाइनली इससे कुछ उम्मीद दिख रही है कि सर ये कुछ कर देता तो काम हो जाता। रेजोनेंस स्टेबलाइज है ही, अब अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, यहां रेडिकल आएगा, मुस्कुराता हुआ रेडिकल कि 2 अल्फा हाइड्रोजन मिला, और वैसे ही यहां पे जाएगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन और तो 4 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसमें एक संभावना दिखी कि हाइपर कंजुगेशन होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बच्चे भावुक होके और गलत कर देते हैं। ठीक, चौथा बाद में आएगा ना, सी को एनालाइज करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन दिख जाएगा, आंसर सही हो जाएगा उनका, और आंसर की में गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायंस। अरे कुछ नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे चेक करें, इसको तो छोड़ो, यहां पे चेक करोगे तो इसके साथ पॉजिटिव डब्बे में बंद करेंगे, यहां पे हाइड्रोजन है, ठीक है, इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये आपका ब्रिज हेड कार्बन हो गया, ये जो है ना आपके पास, ये ब्रिज हेड कार्बन और ये दोनों सिमिलर चीजें हैं, कुछ भी बदल नहीं रहा है, मतलब कुछ इस तरह से बना दिया गया इसको ऐसे। तो यही वाला स्ट्रक्चर है, ये 1 2 1 2 1 2 और ये 3 अपना कार्बन हो गया, 1 2 3, तो ये यही वाला ब्रिज हेड है अपने पास। तो अगर मान लो इस हाइड्रोजन को हम काउंट कर रहे हैं, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये डीलोकलाइज होगा यहाँ पे, तो फिर से ब्रिज हेड के पास क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। ब्रिज हेड के पास पाई बॉन्ड आने का मतलब फिर से ब्रेड्स रूल लगेगा, फिर से वो स्टेबल नहीं होगा, फिर से डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के साथ CMe3 है, CMe3 का मतलब CH, तो अगर ध्यान से देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और इससे कह रहा है CMe3, इस तरह से लग रहा है मिथाइल ग्रुप, यानी कि इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे क्या है बेटा, 0 अल्फा हाइड्रोजन, बाकी जम के इंडक्टिव इफेक्ट लगी रहा है। यहां पे आओगे एक हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन वो हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है, वो ब्रिज हेड कार्बन है। बाकी इससे पूछोगे तो ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, इससे मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल की शक्ल सूरत कुछ इस तरह से होती है, तो पॉजिटिव के बगल में कार्बन, कार्बन से पूछेगा कितने हाइड्रोजन, वो बोलेगा 3, तो उसी को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। फिर यहां आएंगे, यहां से तो भूल जाओ, फंसोगे ही बुरा। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इससे लगा हुआ है मिथाइल, मिथाइल मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फिर से वही, इसको बंद करोगे बॉक्स में, बगल में है कार्बन, उससे पूछोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 3, तो 3 इसके पास, 3 इसके पास, तो कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये भाई साहब क्या कर दिए,
जाके बैठ गए ब्रिज हेड पे ही, मतलब जहां सोच भी नहीं सकते थे जाने का वहां तो जाके वो बैठे हैं। तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बात ही नहीं करेंगे, वो होगा ही नहीं, स्टेबिलिटी की बात क्या करेंगे, है ना। तो ये समझ में आ गया, ये कहां जाएगा, सबसे लास्ट में। तो अब देखते हैं भैया कौन है, ये हंस रहा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास, राजा है भाई। तीसरा, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा, उसके बाद वो है तो कम से कम जिंदा बेचारा, जान है उसके अंदर, और ये है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, 3 2, सॉरी ये 3 हो गया, फिर दूसरा हो गया, और ये पहला था। और पहले के बाद ये बेटा ह्यूमन एरर है ना, हो जाता है, आपसे होगा तो पेपर में परेशान हो जाएंगे, हमको थोड़ी ना देना पेपर। तो 3 2 1 और ये क्या हो जाएगा, 4। समझ में आया, ठीक। इसके बाद ट्राई करते हैं, अब इसका टाइम अलग है ट्राई करने का, ठीक है। आप अच्छे से ये जितने क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हाइपर कंजुगेशन का, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे कि कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और सावधान ब्रिज हेड से। कितने मेंबर रिंग, 8 मेंबर तक रिंग में, वहां पे क्या नहीं भटकना चाहिए, प्लेनरिटी, पॉजिटिव चार्ज, कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज फंसे थे आप लोग, तो वो ध्यान रखना, सबसे स्पेशल केस है वो, ठीक। समझ में आ गया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये सामने वाला एसिड वाला टॉपिक, ठीक। और अगर खूब अच्छे से समझ पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा, क्या वो भी लिख के दे रहे हैं ना आप लोगों को, सारा हार्ड वर्क हम ही को करना पड़ता है, थैंक यू। और उसके आगे एमएससी सर, सारा क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है ना बेटा, और साथ में जो उनकी टीम है आपके लिए काम कर रही है, बस इतना सा लिखना है, और कुछ तो चाहिए नहीं, कुछ मिलना भी नहीं है। तो ये चीज आप लोग लिखिएगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और थोड़ा बहुत भी आपके पढ़ाई में हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ये सिस्टम कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, तो जरूर लिखिएगा, ताकि हमको पता चले कितने बच्चों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।